अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दिस इज मी सर अजीम, वेलकम टू इंग्लिश विद सर अजीम .com। हम कर रहे हैं 20 घंटे में एमडी कैट इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस और उसके लिए हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी T20 वन शॉट सीरीज। मैं आपको पहले भी बताता रहता हूं, अभी भी बता रहा हूं कि एमडी कैट 2026 टेस्ट मैच या वनडे का साल नहीं है बल्कि T20 का साल है। हमें कोई भी बॉल मिस नहीं करनी है, हमें हर बॉल पे बाउंड्री मारनी है। अगर आप हर बॉल पे बाउंड्री मार रहे हैं यानी कि आप अपने वक्त का अगर अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ही आप एमडी कैट 2026 में अपनी कामयाबी की उम्मीद और तवक्को कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज का एपिसोड 8 यानी कि आर्टिकल्स। और मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया कि मैंने आपकी आसानी के लिए आपको आर्टिकल्स डायरेक्टली बुक के ऊपर से पढ़ा दिया है। जिस तरह मैं चीजें आपको बताता जा रहा हूं बिल्कुल सेम एज इट इज किताब में लिखी हुई है, यानी कि मैंने आपको बुक के पेजेस से ही पढ़ा दिया। एक उसकी दो रीजंस थी। एक रीजन तो आप जानते ही हैं कि हमारे पास वक्त कम है, काम करने वाला ज्यादा है, तो हम लिखने से ज्यादा सुनने पर और समझने पर अपना वक्त लगा रहे हैं। और दूसरी वजह ये थी कि आर्टिकल्स के चूंकि बहुत ज्यादा रूल्स हैं, तो रूल्स आपके लिए लिखना 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 बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ी एक्सर्जन हो जाती। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एमडी कैट इंग्लिश बुक की लाइंस से ही आपको सीधा सीधा पढ़ा दिया। यानी कि आप स्क्रीन पर जो कुछ देखेंगे, जिस तरह देखेंगे, ये आपके पास बुक की लाइंस ही हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि बेटे बुक आपने लेनी है, आपके लिए जरूरी है। अगर आपने अभी तक बुक ले ली है देन वेल एंड गुड, और अगर आपने बुक नहीं ली है तो आपने बुक परचेज करने के लिए व्हाट्सएप करना है 030725000285। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आपने इस पे अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और कंप्लीट एड्रेस सेंड करना और बुक आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। तो बुक के बगैर आपका ये T20 सीरीज बिल्कुल भी क्या उसको बोलेंगे, इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अभी जिस तरह हमने बुक पे लिखा हुआ है समझ लें कि आप डायरेक्टली बुक के ऊपर से पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटे हम अपना एपिसोड 8 यानी के आर्टिकल्स। 4 सेंटेंसेस आपके सामने है। अगर आप ये 4 सेंटेंसेस को समझ लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप आर्टिकल को समझ आते हैं। बाकी तो बहुत सारे रूल्स हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। देखें, आर्टिकल के हम 2 लेक्चर्स कंडक्ट करने वाले हैं। एक लेक्चर जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें हम सिर्फ इन 4 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और इन 4 सेंटेंसेस में आर्टिकल के यूज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होगा आर्टिकल का, उसमें हम आर्टिकल के तमाम रूल्स को डिस्कस करेंगे। उसमें डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स भी शामिल होंगे और इनडेफिनेट आर्टिकल के रूल्स भी शामिल होंगे। उसमें हम हर तरह के रूल्स को डिस्कस करेंगे अलग-अलग से। लेकिन अभी यहाँ पर आप इन 4 सेंटेंसेस को अगर समझ आते हैं और इन 4 सेंटेंसेस में आर्टिकल के रूल्स को समझ आते हैं ना, तो बिलीव मी, आई कैन गारंटी यू कि आप 50% से ज्यादा आर्टिकल समझ आते हैं और आपका आर्टिकल ना सिर्फ एमडी कैट के हवाले से बड़ा अच्छा हो जाता है, बल्कि आपकी राइटिंग में, आपकी लिसनिंग में, आपकी स्पीकिंग में भी आपको बड़ा फायदा होने वाला है। अब जरा देखिएगा, सेंटेंस 1 है द डैश मैन इज मोर्टल। अब यहां पर हमारे पास मैन है और हमें यहां पर फैसला करना है कि हमने कौन सा आर्टिकल लिखना है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में भी आप ये देखेंगे कि मैन से पहले हमने कोई आर्टिकल लिखना है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में आप देखेंगे कि ऑनेस्ट मैन से पहले हमने आर्टिकल डिसाइड करना है। और उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ सेंटेंस में भी हमारे पास क्या है, मैन से पहले ही हमने आर्टिकल लिखना है। देखें, जब आप आर्टिकल की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा आर्टिकल में हमारे पास जो पहली तरह का आर्टिकल होता है वो हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास ए है और एन है। उसके बाद हमारे पास है बेटे डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब हमारे पास कौन सा आर्टिकल है, द। अब यहां पर हमने ये देखना है कि हमें ए लिखना है, एन लिखना है या दा लिखना है। ठीक है, वैसे जो आर्टिकल का क्वेश्चन होता है ना, उसमें 4 ऑप्शन जो बनाई जाती हैं
उसमें जो 4 ऑप्शन बनाई जाती हैं अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, वो ऑप्शन कुछ यूं बनाई जाती हैं कि अल्फा में ए है, एन है, दा है और आपके पास फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या होता है, नो आर्टिकल, यानी कि आपको आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है ब्लैंक में। यहां पर भी आप यही समझें कि इन चारों सेंटेंसेस के लिए आपके पास यही 4 ऑप्शन है, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल ए, इनडेफिनेट आर्टिकल एन, डेफिनेट आर्टिकल दा और फोर्थ ऑप्शन आपके पास कौन सी है, नो आर्टिकल। अब जरा देखिएगा, जब हम सेंटेंस 1 पे देखते हैं ना मैन को, अब चारों सेंटेंस में मैन लिखा हुआ है और मैन से पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने आर्टिकल कौन सा लिखना है या नहीं लिखना। अब देखिए, जब आप सेंटेंस 1 को देखते हैं ना तो आप देखेंगे कि मैन इज मॉर्टल, इसमें मैन के बारे में एक ऐसी बात की गई है जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि वो किसी खास आदमी के बारे में या किसी खास सिचुएशन के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के बारे में है। जब हम बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या है कि इंसान क्या है, फानी है, उसने इस दुनिया से जाने जाना, उसको मौत आनी आनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल बात है। वो क्या बात है, यूनिवर्सल बात है। जब आप किसी नाउन को, किसी भी नाउन को आप इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि आप उसके बारे में यूनिवर्सल बात कर रहे होते हैं, उस तरह के तमाम नाउन की बात हो रही होती है, तो आपने याद रखना है आपने उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखना है। जैसे यहां पर हम द मैन या आ मैन नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैन इज मॉर्टल का मतलब हम मैन के बारे में यूनिवर्सल अपील ले रहे हैं, हम मैन के बारे में यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको बेटे किसी भी आर्टिकल के साथ नहीं लिखेंगे। यहां पर हमारे पास कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा सेंटेंस 1 में। उसके बाद सेंटेंस 2 में देखिएगा, हम बोलते हैं आई सा डैश मैन ऑन द रोड। अब यहां पर भी मैन लिखा हुआ है, तो यहां पर मुझे एक बात बताइएगा कि क्या यहां पर हम जिस आदमी का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हम यूनिवर्सल बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम एक सिचुएशन में रहते हुए किसी आदमी की बात कर रहे हैं। और यहां पर आप जब देखेंगे अपने कॉमन नाउन को, तो आपका कॉमन नाउन 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है। ये 3 कंडीशंस पल्ले बांध लीजिएगा। नंबर 1 क्या है कि ये नाउन आपके पास क्या है, कॉमन है। अब जैसे मैन आपके पास कॉमन है, कॉमन होने के साथ साथ वो क्या है, काउंटेबल है। ऐसे ही है ना, आपके पास मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN मैन, यानी कि हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, इसका मतलब ये काउंटेबल है। और नंबर 3 सिचुएशन आपके पास, कंडीशन आपके पास क्या है कि आपका नाउन यहां पर क्या है, सिंगुलर है। अब याद रखिएगा, अगर आपका कॉमन नाउन यूनिवर्सल बात के लिए, यूनिवर्सल अपील के लिए नहीं लिखा जा रहा और वो आपकी 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है, कॉमन है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, अगर तो यूनिवर्सल अपील के लिए लिखा जा रहा है फिर तो बात तय होगी कि हमने उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। लेकिन अगर वो यूनिवर्सल अपील के लिए नहीं लिखा जा रहा और वो हमारी 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है, वो कॉमन है, वो काउंटेबल है, वो सिंगुलर है, अगर वो 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो आपने याद रखना है आपने उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लिखना है। और ए या एन किसके अकॉर्डिंगली आता है, ए या एन आता है साउंड के अकॉर्डिंगली। अगर वावल साउंड है तो आप लिखेंगे एन, और अगर वावल अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इस पर अभी हम बात आगे चलकर डिटेल में करने वाले हैं। बहरहाल यहां पर जब आप बोलेंगे आई सा डैश मैन, और आप यहां पर देख रहे हैं कि मैन कोई यूनिवर्सल बात नहीं हो रही, और लेकिन यहां पर हमारा मैन 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है। जब 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो इसलिए यहां पर हम बेटे क्या लिखेंगे, आई सा आ मैन ऑन द रोड। काउंट जो हमारा कॉमन नाउन है, अगर वो यूनिवर्सल अपील के लिए नहीं लिखा हुआ सेंटेंस में, लेकिन अगर वो हमारी 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। अब इंडेफिनेट आर्टिकल आपके पास ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, उसका क्या रूल है ये अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिएगा, थर्ड सेंटेंस कुछ यूं है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर एक बार पल्ले बांध ले, यहां पर क्या है, आपको एडजेक्टिव नजर आएगा ऑनेस्ट। अब आपने याद रखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल कभी भी या डेफिनेट आर्टिकल कभी भी हम एडजेक्टिव के अकॉर्डिंगली नहीं लिखते हैं, बल्कि किसके अकॉर्डिंगली लिखते हैं, किसकी वजह से लिखते हैं, नाउन की वजह से लिखते हैं। और वही 3 रूल यहां पर चलेंगे कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं,
वो काउंट, उसको हम मैन लिख रहे हैं, वो कॉमन नाउन है, वो काउंटेबल है, वो सिंगुलर है, तो इसका मतलब हम इसको इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखेंगे। तो यहां पर हमने लिखना तो मैन की वजह से है, लेकिन किसके साउंड के अकॉर्डिंगली लिखना है, हमने इंटेलिजेंट यानी कि अपने ऑनेस्ट यानी कि एडजेक्टिव के साउंड की वजह से लिखना है, जिसकी वजह से हम यहां पर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ऑनेस्ट के साथ एन लिखेंगे, हम ए नहीं लिखेंगे। ये अभी हमने आगे रूल पर चल के बात करनी है, लेकिन फिलहाल के लिए आपने यहां पर ये पॉइंट याद रखना है कि डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल जो है जब कॉमन नाउन के साथ आता है तो हम उसको बेटे एडजेक्टिव की वजह से नहीं लिखते, बल्कि किसकी वजह से लिखते हैं, नाउन की वजह से लिखते हैं। उसके बाद आपके पास फोर्थ सेंटेंस है। फोर्थ सेंटेंस क्या है, डैश मैन हु इज स्टैंडिंग देयर। अब रिलेटिव प्रोनाउन लिख के सॉरी, अब रिलेटिव प्रोनाउन लिख के हमें यह बताया जा रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पर्सन, हम एक खास आदमी की बात कर रहे हैं जो कि वहां पर खड़ा हुआ है। डैश मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, आदमी जो वहां पर खड़ा हुआ है। यहां पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पर्सन। और जब हम अपने कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करेंगे, जब हम अपने कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करेंगे तो आपने याद रखना है, आपने उससे पहले बेटे क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। तो सेंटेंस 1 में आपके पास कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सेंटेंस 2 में आपके पास इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा, सेंटेंस 3 में आपके पास इंडेफिनेट आर्टिकल एन आएगा क्योंकि ऑनेस्ट की वजह से आना है। उसके बाद सेंटेंस 4 में चूंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसलिए आपके पास आर्टिकल बेटे कौन सा आएगा, आपके पास द आएगा। अब ये 4 बातें हम दोबारा से रिपीट करेंगे। अगर ये 4 बातें आपको समझ आ जाती हैं तो बिलीव मी ये कमो बेश आपके पास आपके आर्टिकल के कोई 20 रूल्स हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन 4 रूल्स की वजह से। और आप आगे चल के जब हम 1 बाय 1 करके रूल्स पढ़ेंगे ना तो फिर आपको रियलाइज भी होगा, हाँ यार सर ठीक कह रहे थे कि वो 4 सेंटेंसेस जो हमारे जहन में सर ने घुसा दिए ना, उन 4 सेंटेंसेस की वजह से हमारे ये वाले 20 रूल्स हैं वो क्लियर हो गए। अब जरा दोबारा से इन 4 सेंटेंसेस को देखेंगे। अब मैंने वर्ड चेंज कर दिया, वर्ड अब हमारे पास क्या है, टीचर। अब यहां पर आप चारों सेंटेंसेस में देखेंगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टीचर लिखा हुआ है। और हमने ये देखना है कि हमने इससे पहले आर्टिकल लिखना है या नहीं लिखना और कौन सा लिखना है। जैसे सेंटेंस 1 में देखिएगा, डैश टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। देखिए जब भी आपके सेंटेंस में कोई कॉमन नाउन लिखा होगा तो पहला काम आपने ये करना है कि यार क्या हम उसको यूनिवर्सल अपील के लिए तो नहीं लिख रहे, क्या उसके बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे जो पूरी दुनिया में हर टाइम में सच्ची, हर जगह पर सच्ची है। जैसे यहां पर हम जब बात कर रहे हैं टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, टीचर की हर कोई इज्जत करता है, हर कोई टीचर की इज्जत करता है, टीचर की इज्जत की जाती है। जब हम ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर इन अ यूनिवर्सल मैनर। हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल मैनर में बात कर रहे हैं, ये टीचर के बारे में एक यूनिवर्सल बात है जो हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, इसके साथ हमें कोई भी आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी कॉमन नाउन को सेंटेंस में लिखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपके ज़हन में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि क्या मैं इसको यूनिवर्सली ट्रीट कर रहा हूं। अगर यूनिवर्सली ट्रीट नहीं कर रहा तो अगर यूनिवर्सल ट्रीट कर रहा हूं तो फिर मैंने इसको क्या करना है, इसको किसी आर्टिकल के बगैर या आर्टिकल के साथ नहीं लिखना, आर्टिकल के बगैर लिखना है। जैसे देखिए समटाइम्स आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th में एक सेंटेंस पढ़ाया जाता है, आपको कहा जाता है गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब इससे बताइएगा कि गोल्ड से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। अब हम जैसे ही इस बात को पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि यार ये गोल्ड के बारे में कोई ऐसी बात है जो कि यूनिवर्सल है। गोल्ड कीमती होता है, दुनिया में कहीं पर भी गोल्ड होगा वो कीमती होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर हमारी जो अप्रोच है टुवर्ड गोल्ड वो क्या है, यूनिवर्सल। इस वजह से हम यहां पर गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जब भी आपके पास कोई कॉमन नाउन होगा आपने ये देखना है कि क्या उसको हम यूनिवर्सल ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप उसको यूनिवर्सल ट्रीट कर रहे हैं तो फिर आपने उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखना। उसके बाद फिर आपने देखना है कि अगर यूनिवर्सल ट्रीट नहीं कर रहे तो क्या वो 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है, क्या वो आपके पास कॉमन है,
कॉमन तो पहले से ही है, क्या वो आपके पास काउंटेबल है? क्योंकि अगर अनकाउंटेबल होगा तो फिर भी आपने इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लिखना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कभी लिखें आ वाटर या आप लिखें आ पेट्रोल, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लिखा जाता। इसी तरह तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, प्लूरल सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल के साथ भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिख सकते। मतलब इज इट पॉसिबल कि आप लिखेंगे आ बुक्स, या इज इट पॉसिबल कि आप लिखेंगे आ टीचर्स? आ का तो मतलब ही ए का या आ का आपके पास क्या होता है, एक होता है, वन होता है, तो आप उसके साथ प्लूरल नाउन नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे टीचर हमारे पास यूनिवर्सल अपील के लिए नहीं है। आई मेट डैश टीचर येस्टरडे, मैं टीचर से मिला कल। अब जब मैं टीचर से मिला तो यहां पर हम उसको कॉमन ट्रीट कर रहे हैं, काउंटेबल ट्रीट कर रहे हैं, सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इससे पहले बेटे क्या लिखूंगा, इनडेफिनेट आर्टिकल ए लिखूंगा। ए लिखना या एन लिखना ये अभी हमने आगे चलकर बात करनी है। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर भी आपके पास एडजेक्टिव लिखा हुआ है एक्सपीरियंस्ड, और इस सेंटेंस में मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं, और इससे पहले वाली एग्जांपल्स में भी मैं जो थर्ड सेंटेंस से आपको बात समझाना चाह रहा था वो ये थी कि आपने याद रखना है कि हम आर्टिकल एडजेक्टिव की वजह से नहीं लिखते हैं, हम आर्टिकल नाउन की वजह से लिखते हैं। हाँ, एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंगली हम जरूर लिखते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे टीचर है, और टीचर अगेन वही तीन कंडीशंस को पूरा कर रहा है। जब तीन कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो हम इसको किसके साथ लिखेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ लिखेंगे। एक्सपीरियंस चूंकि वावल साउंड है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, एन एक्सपीरियंस। अब ए और एन वाला जो रूल है ये मैंने अभी आगे चलकर आपको बताना है, ये अभी हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर है, सेंटेंस नंबर आपके पास 4, कहता है डैश टीचर हु टॉट अस इंग्लिश, जिस टीचर ने हमें इंग्लिश पढ़ाई है। अब हम उस नाउन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, अब उस नाउन के बारे में हमारी अप्रोच क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक नाउन। अब हम स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिक नाउन हमारे पास क्या है, टीचर। तो इसलिए बेटे हम यहां पर क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। देखिए होता असल में क्या है कि बच्चों के जहन में ना अक्सर ये क्वेश्चन उठते हैं कि सर पेन के साथ आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, चेयर के साथ आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, विंडो के साथ आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो अब आपको ये 4 सेंटेंसेस समझ के ना ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्वेश्चन करना ही फजूल है, ऐसा क्वेश्चन करना ही हमाकत है कि आप बोलें कि सर ये फलां नाउन से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। जब तक आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका टीचर या कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि उससे पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, और उससे पहले अगर आर्टिकल आएगा तो कौन सा आएगा, इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा या डेफिनेट आर्टिकल आएगा। जैसे देखें, अगर मैं बच्चों से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटे मुझे बताइएगा स्टूडेंट से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, और स्टूडेंट से पहले आर्टिकल अगर आएगा तो कौन सा आएगा। अब ये क्वेश्चन ही हमाकत है, दिस इज अ फुलिश थिंग टू से। ये एक सिली क्वेश्चन है कि मैं आपसे बोलूं कि आपके पास स्टूडेंट से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा। जब तक मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, जब तक मैं पूरी बात नहीं करता, तब तक ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं होगा। और इसी तरह आपको भी हर चीज के बारे में सोचना। अब जैसे देखें, अभी मैंने आपसे पूछा कि स्टूडेंट से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, तो आप कभी भी नहीं बता सकते कि स्टूडेंट से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा या नहीं आएगा। तब तक नहीं बता सकते जब तक आप उसको सेंटेंस में नहीं पढ़ेंगे। और सेंटेंस में हम किसी भी नाउन को 4 तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे सेंटेंस 1 देखिएगा, फिर उसी तरह के 4 सेंटेंसेस आपके पास, क्योंकि ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपकी हड्डियों में रचाने बसाने हैं, मैंने आपके खून में रचाने बसाने हैं। क्योंकि जब तक आपको ये 4 सेंटेंसेस समझ में नहीं आएंगे, ये चारों अप्रोचेस समझ में नहीं आएंगी, तब तक आपको आर्टिकल आने वाला नहीं है। अब यहां पर मैंने इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेटे स्टूडेंट के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा। अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट लिखकर आपसे पूछता हूं कि इसके साथ आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा और कौन सा आएगा, तो ये हमाकत वाली बात है। अब जरा सेंटेंस 1 देखिएगा, स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। स्टूडेंट को सख्त मेहनत करनी चाहिए, स्टूडेंट को अपना काम मेहनत से करना चाहिए। अब ये बात किसी खास स्टूडेंट के लिए, किसी खास सिचुएशन के लिए नहीं है, बल्कि यहां पर स्टूडेंट के टुवर्ड जो अप्रोच अडॉप्ट की गई है वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल है। हम यूनिवर्सली बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट को मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर मैं स्टूडेंट को जब यूनिवर्सल
यूनिवर्सल अप्रोच के लिए ले रहा हूं तो मैं इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। उसके बाद देखिएगा आई हेल्प डैश स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी। अब जब मैं लाइब्रेरी में किसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं यूनिवर्सल अप्रोच नहीं रख रहा। लेकिन अब मैं यहां पर देखूंगा कि क्या मेरा स्टूडेंट तीन कंडीशंस को पूरा करता है, तो जल्दी से बताइएगा। स्टूडेंट हमारे पास कौन सा नाउन है? स्टूडेंट हमारे पास कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ साथ ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल है। और काउंटेबल होने के साथ साथ ये क्या है? सिंगुलर है। अगर अनकाउंटेबल होगा तो मैं फिर भी इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिख सकता, अगर प्लूरल होगा तो मैं फिर भी नहीं लिख सकता। तो यहां पर जो मैं आर्टिकल लिखूंगा वो क्या होगा? आई हेल्प्ड आ स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी। उसके बाद मुझे आर्टिकल तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली लिखना ही है क्योंकि ये तीन कंडीशंस को पूरा कर रहा है। ये कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। लेकिन मुझे लिखना किसके अकॉर्डिंगली है? उस वर्ड के अकॉर्डिंगली लिखना है जो उससे पहले लिखा हुआ है। जैसे यहां पर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है तो वावल साउंड है तो मैं क्या लिखूंगा? एन लिखूंगा। इसी तरह आप यहां पर देखेंगे कि जब हम खास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, डैश स्टूडेंट सिटिंग इन द फर्स्ट रो, स्टूडेंट जो फर्स्ट रो में बैठा हुआ है। अब मैं पूरी क्लास में से रैंडमली किसी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, जैसे मैंने लाइब्रेरी में किसी रैंडम स्टूडेंट की बात की। अब मैं खास स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो फर्स्ट रो में बैठा हुआ है। तो ऐसी सूरत में जब मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूं, ऐसी सूरत में जब मैं उसको स्पेसिफिक बना रहा हूं, जब मैं उसको क्या कर रहा हूं? पर्टिकुलर बना रहा हूं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होगा? हम उससे पहले बेटे क्या लिखेंगे? डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। क्योंकि हम डेफिनेट आर्टिकल लिखते ही कब है? जब आप किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर बना रहे होते हैं, यानी कि आप किसी आम चीज को क्या बना रहे होते हैं? खास चीज बना रहे होते हैं, यानी कि आप किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर बना रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है जब भी आर्टिकल की बात होगी ना, और खास तौर पर कॉमन नाउन की बात होगी, तो ऐसा क्वेश्चन आपके ज़हन में कभी आना भी नहीं चाहिए कि सर इससे पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा या कौन सा आएगा। वो एक स्पेसिफिक से रूल्स हैं डेफिनेट आर्टिकल में, जिसमें हमें पता है कि यार इस चीज से पहले आर्टिकल आना है। हर रूल ऐसा नहीं है, हर काम ऐसा नहीं है, हर नाउन ऐसा नहीं है। तो आपने याद रखना है कि आपने नाउन के बारे में 4 अप्रोचेज रखनी है। नंबर 1 अप्रोच तो यह है कि आप उस नाउन को यूनिवर्सल ट्रीट कर रहे हो। नंबर 2 है कि आप किसी रैंडम किसी नाउन की बात कर रहे हो जो कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, या उससे पहले कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ हो, या आप किसी नाउन को क्या कर रहे हो? स्पेसिफाई कर रहे हो, आप किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हो। तो ये 4 सेंटेंसेस आपने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, अच्छे तरीके से पल्ले बांध लेने हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद एक रूल अगर आप और समझ लेते हैं, जो मैं अभी आपको कह रहा था कॉन्सोनेंट साउंड वाला और वॉवल साउंड वाला, अगर आप समझ लेते हैं तो बिलीव मी 50% की बजाय आपका 60-70% आर्टिकल मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, जैसे देखें अभी क्या हुआ, अभी हमने देखा कि यार हमारे पास ना इंडेफिनेट आर्टिकल है, और इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास क्या होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास होता है ए होता है और एन होता है। अब ए हमने कहां पर लिखना है और एन हमने कहां पर लिखना है, ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले वर्ड के साउंड पे। अब ये मेरे वर्ड को जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले वर्ड के साउंड पे। ए आना है या एन आना है, ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले वर्ड के साउंड पे, लेटर पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। वावल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर पे डिपेंड नहीं करता, साउंड पे डिपेंड करता है। अब जब भी हम ए और एन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं, यानी कि हमारे पास 3 तरह की ऑप्शंस होती हैं कि इसके बाद 3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, इसके बाद कोई वर्ड हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, एप्पल हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, बॉल हो सकता है, माइक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पेन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी, कोई भी वर्ड हो सकता है। या नंबर 2 पे आपके पास कोई एब्रीवेशन हो सकती है। एब्रीवेशन कैसे हो सकती है? जैसे हम बोलते हैं कि वो LLB है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि वो एक एमफिल है, उसने एमफिल किया हुआ है। जैसे पास पेपर में आपको क्वेश्चन आया कि उसका बाप क्या है, एक SP है, ठीक है, या आप कोई भी एब्रीवेशन लिख सकते हैं, ठीक है। या आपके पास तीसरा नंबर क्या है कि तीसरी चीज आपके पास क्या हो सकती है? एक्रोनिम हो सकता है। एक्रोनिम का मतलब क्या है कि ये एब्रीवेशन ही होती है लेकिन ये वर्ड बन जाता है पूरा। वर्ड कैसे बन जाता है? जैसे देखें, हम बोलते हैं वापडा। अब वापडा बेसिकली क्या है? एक एब्रीवेशन है, लेकिन अब हमने उसको WAPDA करके नहीं बोलते, बल्कि हम उसको वर्ड बना के बोल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम बोलते हैं यूनेस्को। अब यूनेस्को हमारे पास क्या है? वैसे तो एब्रीवेशन है, UNESCO। अब ये हमारे पास क्या है?
एब्रीवेशन है, लेकिन अब इसको वर्ड बना के बोल दिया जाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्रोनिम बोलेंगे। अब देखिए, अगर आपके इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद कोई वर्ड आ रहा हो, कोई एब्रीवेशन आ रहा हो या कोई एक्रोनिम आ रहा हो, तो आपने ये देखना है कि उसका साउंड कौन सा है। अब साउंड होता है हमारे पास दो तरह का, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा, लेटर का तो क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि मैं साउंड की बात कर रहा हूं। अब साउंड होता है हमारे पास दो तरह का, वावल साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब कोई भी वर्ड हो, लेटर, कोई भी एब्रीवेशन हो या एक्रोनिम हो, अगर आपने ये देखना है कि उसका साउंड वॉवल है या उसका साउंड कॉन्सोनेंट है, तो सबसे आसान तरीका आपको बताऊं, पता क्या है, आप उसको उर्दू में लिख लें, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लें, आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन के बाद, उर्दू में लिखने के बाद, कि यार ये वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं, मुझे बताइएगा एप्पल जो है ये कौन सा साउंड है, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा, ये ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम यहां पर साउंड की बात कर रहे हैं। जैसे देखें, तो आप क्या करेंगे, आप इसको उर्दू में लिखेंगे, जब आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई प्रोनाउंसिएशन जो अलिफ अलिफ मद्दा से स्टार्ट होगी ना, आपने याद रखना है वो वावल साउंड होगा। जैसे अभी देखें, अभी हमारे पास है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में हमारे पास क्या होता है, दिखने में तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें एच हमारे पास क्या होता है, साइलेंट होता है, एच का कोई साउंड नहीं होता। जब आप इसको उर्दू में लिखते हैं ना, तो आप उर्दू में इसको कुछ यूं लिखेंगे, ऑनेस्ट। आप होनेस्ट तो नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट लेटर, आप फर्स्ट साउंड इसका देखेंगे क्या बन रहा है, आपके पास अलिफ बन रहा है, इसका मतलब ऑनेस्ट कौन सा साउंड है आपके पास, ऑनेस्ट आपके पास वावल साउंड है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह जैसे फर्ज करें, मैं आपको कहता हूं मुझे यूनिवर्सिटी का बताइएगा, ये वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अभी हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी हमने एब्रीवेशन और एक्रोनिम की बात नहीं की। यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, दिखने में तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यू से, लेकिन जब आप इसको उर्दू में लिखते हैं तो आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी को जब मैं उर्दू में लिखता हूं तो ये अलिफ से स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये वावल साउंड नहीं है, बल्कि क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। मैं एप्पल से पहले तो एन लिखूंगा, मैं ऑनेस्ट से पहले तो एन लिखूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले आपको बेटे क्या लिखना होगा, आ लिखना होगा। तो जब भी आपने कोई वर्ड भी देखना है, उससे पहले आपने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है, तो आपने फौरन अपने ज़हन में लाना है कि यार मैं इसकी उर्दू प्रोनाउंसिएशन लिखूं, अगर अलिफ आ गया तो मैंने ए की जगह पर एन लिखना है, और अगर अलिफ नहीं आता तो मैंने क्या लिखना है, ए लिखना है। अब एब्रीवेशन में भी आपके पास इसी तरह ही है। जैसे देखें, अगर मैं LLB को उर्दू में लिखता हूं तो ये मेरे पास कुछ यूं बनता है, LLB। तो LLB में आप देखेंगे फर्स्ट लेटर आपके पास क्या बन रहा है, अलिफ बन रहा है। अलिफ बन रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा साउंड है, ये वावल साउंड है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बेटे इस सेंटेंस को मुकम्मल कीजिएगा, ही इज डैश LLB, और मैं आपसे कहता हूं ए आएगा या एन आएगा, तो आप देखेंगे यार एब्रीवेशन लिखा हुआ है, लेकिन एब्रीवेशन को जब मैं उर्दू में लिखूंगा तो क्या आएगा, LLB फर्स्ट लेटर क्या आएगा, अलिफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये वावल साउंड है, और वावल साउंड के लिए मुझे क्या लिखना है, एन लिखना है। इसी तरह आपके पास एमफिल है, और ये SP का वर्ड तो आपके पास पेपर में आपको मिलेगा। सेंटेंस था आपके पास, हर फादर, आपके पास सेंटेंस था हर फादर वाज डैश SP। अब यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए आएगा या एन आएगा, तो जैसे ही आप बोलेंगे ना SP, तो आप इसको उर्दू में लिख लें। उर्दू में लिखेंगे तो क्या आएगा, SP आ गया। अब SP में आप फर्स्ट देखेंगे क्या आ गया, अलिफ। अलिफ आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है, तो आपने बेटे क्या लिखना है, एन लिखना है। और सेम काम आपने बेटे यहां पर किसके साथ करना है, एक्रोनिम के साथ करना है। अगर आप वाबडा को देखेंगे तो वाबडा किससे स्टार्ट होता है, वाव से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये कौन सा साउंड है आपके पास, ये आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनेस्को आप देखेंगे वैसे तो वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब आप इसको उर्दू में लिखते हैं तो ये से स्टार्ट होता है, अलिफ से स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब आप कभी भी एन यूनेस्को नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आ यूनेस्को लिखेंगे, जहां पर आपने इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लिखना है। देखें, ऐसा नहीं है कि जहां पर भी एप्पल आ गया आपने उसके साथ एन लगाना ही लगाना है। पहली बात तो यह है कि उसके साथ आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि कौन सा आर्टिकल आना चाहिए। फिर तीसरी बात है कि अगर इंडेफिनिट आर्टिकल आना है तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है ए आना है या एन आना है। बात समझ में आ रही। जैसे फर्ज करें, अगर मैं बोलता हूं डैश एप्पल ऑन द टेबल,
ठीक है, मैं वैसे एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं बोलता हूं डैश एप्पल ऑन द टेबल इज माइन। अब आप यहां पर देखेंगे, आप कहेंगे यार एप्पल लिखा हुआ है तो वैसा तो नहीं होगा ना, एन एप्पल ऑन द टेबल। यहां पर मैं स्पेसिफिक एप्पल की बात कर रहा हूं, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं उस एप्पल की जो कि मेज के ऊपर पड़ा हुआ है। इसका मतलब इससे पहले मुझे डेफिनेट आर्टिकल लिखना है क्योंकि मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप किसी नाउन के बारे में सोचेंगे पढ़ेंगे, आपको यह पता होनी चाहिए कि मुझे इसके साथ आर्टिकल लिखना है या नहीं लिखना। फिर दूसरी बात आपने ये देखनी है कि मुझे डेफिनेट आर्टिकल लिखना है या इनडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। और अगर इनडेफिनेट आर्टिकल लिखना है तो आपने ये देखना है कि आपने ए लिखना है या एन लिखना है। और ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो वर्ड है, एब्रीवेशन है या एक्रोनिम है, कुछ भी है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर आपने ए लिखना है, और वावल साउंड है तो आपने एन लिखना है। और वावल साउंड के लिए आपको क्या चाहिए, उर्दू के लिए अलिफ चाहिए, और कॉन्सोनेंट के लिए आपको बेटे अलिफ नहीं होना चाहिए जब आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को क्या करेंगे, उर्दू में लिखेंगे। तो ये था बेटे एक तरह का आपका आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, या एक तरह की मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको इनडायरेक्टली आर्टिकल के बहुत सारे रूल्स पढ़ा दूं, आर्टिकल आपको समझा दूं, और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि मैं इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहा हूंगा। अब देखें, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास आर्टिकल कितने हैं बेटे, दो हैं। एक हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है और एक हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दो वर्ड्स हैं जिनमें एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास क्या है, एन। मैंने आपको बोला है कि पहली कंडीशन ये है कि आपने ये तय कर लिया कि हमने एक जगह पर इनडेफिनेट आर्टिकल लिखना ही लिखना है। तो उसके बाद आपके पास तीन सिचुएशन बन सकती हैं। इसके बाद या तो कोई वर्ड होगा या इसके बाद आपके पास कोई एब्रीवेशन होगा लेक्चर 1 में, यानी कि इससे पहले मैं आपको ये बात बड़े आराम सुकून से प्यार से बता कर आया हूं, समझा कर आया हूं, इसलिए दोबारा यहां पर बता रहा हूं कि आगे चल के बहुत सारे रूल्स इसके ऊपर चलने वाले। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे आपको तकरीबन कोई 10 रूल्स ऐसे हैं जो कि आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। और उसके बाद आपके पास कोई एक्रोनिम है तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि उनका साउंड कौन सा है। ठीक है, अगर उनका वावल साउंड है, लेटर नहीं हमने देखना, हमने साउंड देखना है। अगर वावल साउंड है तो हमने क्या करना है, हमने एन लगाना है, और अगर वावल कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने क्या लगाना है, ए लगाना है। और ये देखने के लिए कि ये वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, हमने उसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लेना है। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन अलिफ से स्टार्ट होती है, इसके बाद आने वाले वर्ड की, एब्रीवेशन की, एक्रोनिम की, तो फिर हमने एन लगाना है क्योंकि वावल साउंड होगा। और अगर अलिफ नहीं आती है तो फिर हमने बेटे ए लगाना है क्योंकि कौन सा साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। उसके बाद देखिएगा इनडेफिनेट आर्टिकल के जब हम रूल्स की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे रूल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं 1 बाय 1 करके इनको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, आप यहां तक याद रखिएगा। ये आपके पास है रूल 24, यानी कि 24 रूल्स आपके पास किसके हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल के हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से रूल्स हैं, और उनमें से बहुत सारी बातें मैं आपको इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा कर भी आया हूं। अभी जरा देखिएगा, जैसे रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपका नाउन कॉमन है, काउंटेबल है और सिंगुलर है तो फिर आपने उससे पहले बेटे क्या यूज करना है, उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप किसी भी कॉमन नाउन को या तो यूनिवर्सल अप्रोच के साथ ट्रीट करते हैं, और जब आप यूनिवर्सल अप्रोच के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर आप उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। अगर आपका नाउन कॉमनली यूज हो रहा है और कॉमनली यूज होने पर वो 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है, और वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं हमारे पास, नंबर 1 उसका क्या होना जरूरी है, कॉमन होना जरूरी है। नंबर 2 उसका क्या होना जरूरी है, काउंटेबल होना जरूरी है। और नंबर 3 क्या है कि उसका सिंगुलर होना जरूरी है। अगर वो 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो फिर आप उससे पहले या ए लगाएंगे या क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। वावल साउंड हुआ तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो ए आएगा। उसके बाद तीसरी बात हमने कही कि आपने कभी भी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंगली आर्टिकल नहीं लगाना होता, बल्कि आपने आर्टिकल किसके अकॉर्डिंगली लगाना होता है, नाउन के।
और अगर आप किसी नाउन को, अगर आप किसी कॉमन नाउन को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, आप उसको स्पेसिफिक बना रहे हैं, यानी कि आप कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना रहे हैं, तो फिर आप उस कॉमन नाउन से पहले क्या यूज करते हैं बेटे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। इससे पहले तक मैंने आपको ये 4 बातें समझाने की कोशिश की है, और बिलीव मी, अगर ये 4 बातें जिस स्टूडेंट्स को समझ में आ जाती है ना, जिस स्टूडेंट को समझ में आ जाती हैं, वो बाकी सारे रूल्स ना भी पढ़े तो उसका गुजारा हो जाता है। बहरहाल हम 1 बाय 1 करके सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। अभी जैसे यहां पर हमारे पास ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, अब डॉक्टर आप तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो आप उससे पहले देखेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है। शी बोरोड आ पेन, पेन क्या है, कॉमन है, पेन क्या है, काउंटेबल है, पेन क्या है, सिंगुलर है, तो उससे पहले हमने क्या किया, उससे पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल लिख दिया। उसके बाद रूल नंबर 2 है, किससे आगे लगाना है जी, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट साउंड से। जैसे यहां पर लेक्चर किससे स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से। यूनिट किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से। हालांकि यूनिट का फर्स्ट लेटर आपके पास क्या है, यूनिट का फर्स्ट लेटर आपके पास वॉवल है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यहां पर आपने कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड को देखना है। यहां पर साउंड का प्रॉब्लम है, हमारा कंसर्न साउंड है, हमारा कंसर्न लेटर नहीं है। वैसे तो जो हमारे पास यू है, ये हमारे पास वॉवल लेटर है, तो हमें एन लगाना चाहिए, जबकि अगर हम इसको उर्दू में लिखते हैं तो ये अलिफ से स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है, इसलिए हम इससे पहले बेटे क्या लगाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। और ऐसा हमने तब तक करना है अगर कोई वर्ड हो, कोई एक्रोनिम हो, एब्रीविएशन हो, तीनों सूरतों में हमने करना है। अब जरा रूल नंबर 3 देखिएगा, यूज ऑफ ए बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल लेटर। यहां पर लेटर वॉवल होगा, लेकिन साउंड कौन सा होगा, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट होगा। जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे आपके पास यूनिक है, जैसे आपके पास 1 टाइम पासवर्ड है। अब 1 में ओ आपके पास क्या है, वॉवल लेटर है, लेकिन जब आप इसको उर्दू में लिखते हैं तो क्या बनता है, 1 बनता है। इसका मतलब फर्स्ट लेटर आपके पास अलिफ नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास वॉवल साउंड नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आपने यूनिवर्सिटी से पहले ए लिखा, यूनिक से पहले ए लिखा, और 1 से पहले भी क्या लिखा, ए लिखा। अगरचे लेटर वॉवल है, लेकिन आपका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसके बाद हमने लिखना है एन, उनसे पहले, जो कि क्या है, वॉवल साउंड है। अब ये वो सारी बातें हैं जो एक ही रूल में मैं आपको बता के आया हूं अपने तरीकाकार से। अब जैसे यहां पर देखिएगा, एलर्जी है, एलर्जी को उर्दू में लिखेंगे तो आपके पास अलिफ आता है, इसका मतलब ये वॉवल साउंड है, एन लिखा हुआ है। इसी तरह आइसोटोप को आप देखेंगे, आइसोटोप अलिफ मद्दा से आता है, तो आपके पास क्या आ गया, वॉवल साउंड है, तो एन लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास वो रूल है जिसमें हमारा जो लेटर होगा वो तो कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन साउंड क्या होगा, वॉवल साउंड होगा। इट्स ऑल अबाउट साउंड, आपने साउंड को देखना है। जैसे यहां पर देखिएगा, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, तो हम जब इसको उर्दू में लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ऑनेस्ट। इसका मतलब अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इससे पहले क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ऑनरेबल में भी एच कैपिटल है, तो हम और में भी एच कैपिटल है, इसलिए हम इनसे पहले बेटे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि आपने याद रखना है कि इट्स ऑल अबाउट साउंड, ये साउंड के मुतल्लिक है, ये लेटर के मुतल्लिक नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे जिन वर्ड्स में एच साइलेंट होता है, जैसे यहां पर एच साइलेंट है, जैसे आर में एच साइलेंट है, जैसे ऑनररी में एच साइलेंट है, इन सारे वर्ड्स में एच साइलेंट है, इसलिए हम इनके साथ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्योंकि जब भी आप इनको उर्दू में लिखेंगे, इनकी प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट होगी, अलिफ से स्टार्ट होगी, और जिसकी प्रोनाउंसिएशन उर्दू में अलिफ से स्टार्ट होती है वो हमारे पास क्या होता है, वॉवल साउंड होता है। उसके बाद आप देखेंगे एब्रीवेशन है, एक्रोनिम है या लेटर बेस्ड है, आपने साउंड बेस्ड चलना है। अब जरा देखिएगा, ही इज एन एमपीए फ्रॉम मुल्तान। अब जब एमपीए को उर्दू में लिखेंगे तो एमपीए कैसे बनता है, एमपीए। आप देख रहे होंगे कि जब आप इसके एब्रीवेशन को उर्दू में लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है आपके पास, उर्दू में अलिफ आ रहा है। इसी तरह जब एनजीओ को लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास फर्स्ट लेटर अलिफ आ रहा है। इसी तरह जब यूएसबी को लिख रहे हैं, अब यूएसबी वावल लेटर से तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रही, यू से स्टार्ट जरूर हो रही है,
लेकिन इसका फर्स्ट लेटर वावल साउंड नहीं है, इसलिए हमने इससे पहले क्या लिखा ए, और जहां पर हमारे पास वावल साउंड था वहां पर हमने क्या लिखा, एन लिखा। और ये सारे के सारे रूल्स आपके पास किसके ऊपर बेस करते हैं, आपके पास साउंड के ऊपर बेस करते हैं। आपने साउंड को देखना है, आपने लेटर को, एब्रीवेशन को, एक्रोनिम को नहीं देखना कि वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है आपके पास, अगर आपके नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो आपने याद रखना है हमारा जो यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल है इसका ताल्लुक कतई तौर पर हमारे एडजेक्टिव के साथ नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह देखिए हम लिखते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें अगर एक लम्हे के लिए आप ये देखिए कि मैं सेंटेंस में से ऑनेस्ट हटा देता हूं तो मैं फिर भी अपना सेंटेंस क्या बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा, ही इज अ मैन। मैं इंडेफिनेट आर्टिकल को नहीं हटाऊंगा क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल मैं किसकी वजह से लिख रहा हूं बेटे, मैन की वजह से लिख रहा हूं, ऑनेस्ट की वजह से नहीं लिख रहा। हम आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव की वजह से नहीं लिखते इंडेफिनेट आर्टिकल, हम इंडेफिनेट आर्टिकल नाउन की वजह से लिखते हैं। हाँ, साउंड हम उस एडजेक्टिव का ले लेते हैं, जैसे यहां पर वावल साउंड है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने ए लिख दिया, कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। साउंड हम जरूर एडजेक्टिव का लेंगे लेकिन हम आर्टिकल लिखते किसकी वजह से, हम आर्टिकल लिखते बेटे नाउन की वजह से, कभी भी आर्टिकल की वजह, एडजेक्टिव की वजह से नहीं लिखते हैं। उसके बाद देखिएगा, जब भी आप किसी प्रोफेशन या मेंबर ऑफ प्रोफेशन की बात करते तो आप उससे पहले क्या लिखते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल। जैसे हम बोलते हैं शी इज अ न्यूरोलॉजिस्ट, इसी तरह ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, इसी तरह डॉक्टर खालिद इज अ मेंबर ऑफ द मेडिकल। हम द मेंबर ऑफ नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आ मेंबर ऑफ। इसी तरह एन इंजीनियर बोलेंगे, इसी तरह आ न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे। जब भी आप प्रोफेशन की बात करेंगे या किसी ऑक्यूपेशन की बात करेंगे या ग्रुप से ताल्लुक रखने की बात करेंगे तो आपने उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। उसके बाद आपके पास आप इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं जी क्या करने के लिए, शी रोट अ लेटर। जब भी आपने एक सिंगल एंटिटी बताना होता है, देखिए टेक्निकली ये जो आपके पास ए और एन होता है, अगर आप इसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करेंगे ना तो इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड आपके पास वैसे क्या बनता है, वन बनता है। हम जब भी किसी चीज को एक बताना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे शी रोट आ लेटर हमने लिखा, ही वेटेड एन आर लिखा हमने, दे मेड आ मिस्टेक लिखा, ठीक है। तो जब भी आप किसी नाउन को एक बताना चाहेंगे तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, हम उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लिखते हैं। उसके बाद हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के लिए। जैसे हम बोलते हैं ही अर्न्स 10,000 a month, ठीक है, वो एक महीने में कितना कमाता है जी, 1 लाख रुपए कमाता है। द कार वाज रनिंग एट 60 किलोमीटर एन और, ये कुछ मतलब बने बनाए एक्सप्रेशन है जिनके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। दे चार्ज 50 रुपीज आ प्लेट, वो 50 रुपीज का क्या करते हैं, एक प्लेट का चार्ज करते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप उसके लिए भी इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 12 हमें क्या कहता है कि कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं जल्दी में होना, इन अ हरी। इसी तरह हम बोलते हैं वॉक के लिए जाना, हम क्या बोलते हैं, फॉर अ वॉक। इसी तरह हम बोलते हैं यार थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स हैव अ ब्रेक। जब भी आप जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम बोलते हैं ना शोर मचाने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं शोर मचाने के लिए, मेक अ नॉइस। अब नॉइस के साथ हम जो ए यूज करते हैं ये क्या है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर हम इडियोमेटिकली इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल को हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। किसके लिए यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो तो रहना ही है, जैसे व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। अब देखिए जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना ये सारे के सारे आप पढ़कर आए हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव में आपने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और आपको याद होगा ये एक ही वर्ड है जो कि एक्सक्लेमेशन के लिए यूज होता है, फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट एन अमेजिंग लेक्चर और व्हाट अ शेम। जब भी आप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव लिखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के लिए आपको क्या लिखना होगा बेटे, इनडेफिनेट आर्टिकल लिखना होगा। उसके बाद आपके पास रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 आपको क्या कहता है कि हम किसी इलनेस और कंडीशन के लिए क्या करेंगे, मेडिकल कंडीशन के लिए क्या करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे।
जैसे हमने यहाँ पर फीवर से पहले क्या लिख दिया, शी हैड आ फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम आ कोल्ड, इसी तरह द चाइल्ड कॉट आ फ्लू। अब लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, अगर आप स्पेसिफिक नेम यूज कर रहे हैं ना बीमारी का, अगर आप स्पेसिफिक नेम यूज कर रहे हैं डिजीज का, तो फिर आपने कभी भी उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। जैसे फर्ज करें अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ही इज सफरिंग फ्रॉम और मैं आगे लिख देता हूं मलेरिया, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं लिखूंगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम आ मलेरिया, फिर मुझे इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना है। अगर मैं बीमारी का नाम लिख देता हूं स्पेसिफाई करके, तो फिर उसके साथ मुझे इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। लेकिन उसके अलावा अगर मैं जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूं, जनरल इलनेस की बात करता हूं, जैसे इन एग्जांपल्स में हमने फीवर लिखा, जैसे इन एग्जांपल में हमने कोल्ड लिखा, या इन एग्जांपल में हमने फ्लू लिखा, अब ये स्पेसिफिक बीमारियों के नाम नहीं है, तो इसलिए हमने इनके साथ बेटे क्या लिख दिया, इंडेफिनेट आर्टिकल लिख दिया। अदरवाइज बीमारियों के स्पेसिफिक नाम के साथ हम कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 15 कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। मैं आपको बता के आया था, मैंने आपको कहा था आपने कभी भी आप वाटर यूज नहीं करना, आपने कभी भी आप पेट्रोल यूज नहीं करना। अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ आपने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यह भी बोला था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास इस तरह के हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं। जैसे देखें, और ये इडियोमेटिक टाइप एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे पास, कोई ऐसे मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इन वर्ड्स के साथ आपने हर दफा ही करना ही करना है। जैसे हम बोलते हैं दिस इज अ ब्यूटी डैट, ठीक है, यहां पर आप ब्यूटी को देख रहे हैं, ब्यूटी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे तो हम बोल रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना, लेकिन हम यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल से पहले, हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं। इसी तरह जब हम एडवाइस से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना चाहेंगे तो हम उसके साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अ गुड पीस ऑफ। आपको याद होगा, आपको नाउन में और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कुछ वर्ड पढ़ाए थे, कुछ नाउन पढ़ाए थे, जिनका मैंने आपको क्या कहा था कि आपने डायरेक्टली प्लूरल नहीं बनाना है, और जब आप उनका डायरेक्टली प्लूरल नहीं बनाते तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको मॉडिफाइंग वर्ड चाहिए होते हैं। जैसे हम पीस ऑफ वर्क लिखते हैं, पीस ऑफ एडवाइस लिखते हैं, लाइन्स ऑफ पोइट्री लिखते हैं, तो ऐसी सूरत में जब आर्टिकल आप लिखेंगे तो उनके साथ लिखेंगे, इनके साथ नहीं। जैसे पीस ऑफ पोइट्री नहीं होगा, बल्कि आपके पास क्या होगा, आ पीस ऑफ पोइट्री। आप डायरेक्टली पोइट्री का प्लूरल तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, आ पीस ऑफ पोइट्री करेंगे। इसी तरह इट वाज अ जॉय, ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ा खुशी का नजारा है, तो ये वो एक्सप्रेशन है जहां पर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। उसके बाद हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। वैसे तो हम क्या करते हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़कर आए हैं कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज कर रहे होते हैं, सेंटेंस में उस नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे होते, तो फिर हम उसके लिए क्या लिखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल की बजाय इनडेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। जैसे देखें, ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है, तो हम जब इस स्टूडेंट को क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल ही लिखेंगे। लेकिन अभी सेकंड सेंटेंस देखिएगा, सेकंड सेंटेंस में भी हमारे पास क्या है कि शी इज एंड बेस्ट डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की सबसे अच्छी डॉक्टर है, तो यहां पर भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। आपने डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ये तो हम पढ़ कर आए हैं। लेकिन अभी फर्ज करें अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं ही इज, और मैं आगे लिखता हूं ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, पहले वाले सेंटेंस को, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट को इस सेंटेंस में मैं किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर ही नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, वो फैमिली का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, वो इलाके का, मोहल्ले का, शहर का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। किसके साथ उसको कंपेयर कर रहा हूं ये मैं सेंटेंस में नहीं बता रहा। तो ऐसी सूरत में जब मैं सुपरलेटिव डिग्री लिखूंगा तो आपने याद रखना है, इसके साथ आपको बेटे क्या यूज करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना। अगर कंपेयर किया जा रहा होगा तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा,
और अगर कंपेयर नहीं किया जा रहा होगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो फिर आपको क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। इसके बाद आपके पास है रूल नंबर 18, और रूल नंबर 18 हमें कहता है जी यूज ऑफ ए और एन बिफोर सुपरलेटिव लाइक एक्सप्रेशंस। यहां पर मैंने अभी जो आपको बात बताई देखिएगा, इट वाज अ मोस्ट एक्साइटिंग मैच। अब इस मैच को आप किसी दूसरे मैच के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, अभी जो मैं बात आपको बता के आ रहा था, और यहां पर आप देखेंगे भी कि क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअल कंपैरिजन। ठीक है, अब इस मैच को मैं किसी दूसरे मैच के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। जब मैं कंपेयर नहीं कर रहा तो मैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं, दा नहीं लिख रहा। इसी तरह देखिएगा, शी इज अ ग्रेटेस्ट एसेट टू द कंपनी, वो एक बहुत अच्छा एसेट है कंपनी के लिए, लेकिन मैं किसी दूसरे इंप्लॉय के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं उसके साथ बेटे क्या लिखूंगा, इंडेफिनेट आर्टिकल लिखूंगा। इसी तरह ही गेव अस अ वर्स्ट केस सिनेरियो। अब इस सिनेरियो का मैं किसी दूसरे सिनेरियो के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, तो मैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लिखूंगा, इंडेफिनेट आर्टिकल लिखूंगा। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री लिखकर कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। और अगर आप कंपैरिजन नहीं कर रहे तो आपने याद रखना है, आपने सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या लिखना है, ए लिखना है या एन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 आपके पास ये कहता है, ये पहले भी थोड़ा सा इसके रिलेटेड आ गया कि ऑक्यूपेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए, ग्रुप के लिए, यहां पर मजीद वर्ड्स ऐड हुए। प्रोफेशन के लिए, कास्ट के लिए, नेशनैलिटी के लिए, रिलीजन के लिए आपने क्या यूज करना है, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। जैसे हम बोलते हैं ही इज अ लॉयर, वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर है। शी इज एन इंडियन बाय बर्थ, वो बाय बर्थ इंडियन है। ही बिकेम अ मुस्लिम इन 2005, और 2005 में उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब भी आप प्रोफेशन लिखेंगे, कास्ट लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे, रिलीजन लिखेंगे, तो आपको उससे पहले क्या करना है, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। उसके बाद रूल नंबर 20 है आपके पास, और रूल नंबर 20 आपके पास क्या है कि एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन। अगेन वही बात है, ये रूल शायद हमारे पास यहां पर क्या हो गया, रिपीट हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज करते हैं वर्ट, और वर्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, ए और एन यूज करेंगे, क्या बताने के लिए, एक्सक्लेमेशन बताने के लिए। तो उसके बाद रूल नंबर 21, रूल नंबर 21 वो जगह है जहां पर हम क्वांटिफायर के साथ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते हैं। जैसे देखें, आपको याद होगा मैंने आपको क्वांटिफायर पढ़ाया था, और क्वांटिफायर में हमारा आर्टिकल जो है वो क्या करता है, हमारे नंबर को चेंज करता है। जैसे देखें, पहला हमारे पास क्या था, फ्यू, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या था, आ फ्यू, तो इंडेफिनेट आर्टिकल आ गया। तीसरा हमारे पास क्या था, दा फ्यू, तो डेफिनेट आर्टिकल आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन जो क्वांटिफायर थे वो थे लिटल, आ लिटल और दा लिटल। यानी कि हम ये वो जगह निकाल रहे हैं जहां जहां पर हमने नाउन के साथ, क्वांटिफायर के साथ आर्टिकल लिखा। फिर आपको याद होगा मैनी के साथ मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर लिखवाए थे। एक आपके पास मैनी था, एक आपके पास मैनी आ था, और एक आपके पास था अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी। ये वो जगह है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम नाउन में क्या पढ़ कर आए हैं, अपने आर्टिकल को, कि आर्टिकल हमारे नंबर को चेंज करता है। फिर हमारे पास नंबर का वर्ड था, और आपको याद होगा अब नंबर के 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ कर आए हैं। एक आपके पास बेटे क्या था, एक आपके पास था आ नंबर ऑफ, और एक आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर था, एक आपके पास स्ट्रक्चर था द नंबर ऑफ। याद है ना, आप दोनों स्ट्रक्चर्स को पढ़ कर आए हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल है और एक के साथ क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो क्वांटिफायर में हम फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू के साथ, हम लिटल, आ लिटल, दा लिटल के साथ, हम मैनी आ के साथ, और हम आ नंबर ऑफ के साथ क्या करते हैं, अपना इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो रूल नंबर 21, 22, 23 और 24 मैंने आपको क्या किया, एक टेबल बनाकर आपको याद दहानी करवा दी कि ये वो सारी जगह हैं जहां पर आप इंडेफिनेट आर्टिकल को क्वांटिफायर के साथ पढ़कर आए हैं। आपने फ्यू के साथ पढ़ा है, आपने मैनी के साथ पढ़ा है, और आपने इसको कहां पर पढ़ा है, नंबर के साथ पढ़ा है। तो ये 4 रूल इंडेफिनेट आर्टिकल के वो हैं जो किससे रिलेटेड है, आपके पास क्वांटिफायर से रिलेटेड है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है बेटे हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल को मैंने क्या किया,
डेफिनेट आर्टिकल को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, वैसे तो सिर्फ क्या होता है, इस बात को जरा गौर से समझिएगा, वैसे तो सिर्फ क्या होता है कि जर्नल रूल्स को क्या समझा जाता है, सिर्फ जर्नल रूल्स को डेफिनेट आर्टिकल के रूल समझा जाता है कि यार इसके साथ आर्टिकल आना, इसके साथ आर्टिकल आना, इसके साथ आर्टिकल आना, तो ये बन गया डेफिनेट आर्टिकल। ये लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स 5 तरह के होते हैं। मैंने इनको आपकी आसानी के लिए कैटेगोरिकली एक मतलब हिरार्की बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसमें पहली तरह के डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स वो हैं जो नाउन्स से रिलेटेड हैं। दूसरे वो हैं जो इसके जर्नल रूल्स हैं, जो सिर्फ बच्चे जर्नल रूल्स पढ़कर ये समझते हैं कि उन्होंने आर्टिकल पढ़ लिया। फिर हमारे पास तीसरे वो रूल्स हैं जहां पर आर्टिकल यूज नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद रूल नंबर 4 में वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आर्टिकल यूज किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपने कब उनके साथ आर्टिकल यूज करना है और कब आपने उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करना। और 5th वन में आपको याद होगा जब हमने एडजेक्टिव क्लोज किया था तो मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव के रूल्स हैं आर्टिकल के साथ या आर्टिकल के रूल्स हैं एडजेक्टिव के साथ। तो हम हर वो जगह पॉइंट आउट करेंगे जहां जहां पर एडजेक्टिव जो रिएक्ट करता है आर्टिकल के साथ या आर्टिकल रिएक्ट करता है किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। तो ये 5 तरह के रूल्स हैं हमारे पास। 5 रूल्स हमारे पास वो हैं जो कि आर्टिकल के डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स हैं नाउन्स के साथ। 21 रूल्स हमारे पास वो हैं जो जर्नल रूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई 7 रूल्स वो हैं जो किससे रिलेटेड है, जहां पर आर्टिकल यूज नहीं करना। फिर कुछ रूल्स हैं हमारे पास जहां पर दो का रूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव के रूल्स हैं आर्टिकल के साथ। तो हम 1 by 1 करके इनको क्या करेंगे, हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से आपने इनको क्या करना है, सुनना है, समझना है। ठीक है, इनको पल्ले बांधना है। और एक और बात याद रखनी है कि ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना खास तौर पर आर्टिकल की, तो ये पीडीएफ जो है ये मैं इसी तरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पीडीएफ आपको इसी तरह मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको बिल्कुल भी कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप इस पर सिर्फ इतनी मेहरबानी करें कि आप दिमाग की, दिल की खिड़कियां खोलें, आंखें खोलें, कान खोलें और आप इसको अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सुन लें। ठीक है, ये आपको इसी तरह मिल जाएगी, आपको इसी तरह शेयर कर दी जाएगी। अभी देखिएगा हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल के पहले वो रूल्स हैं जो किससे रिलेटेड है बेटे, नाउन से रिलेटेड है। और नाउन का पहला रूल आपके पास क्या है कि कॉमन नाउन को क्या बनाने के लिए, प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। ये बेसिकली रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्या है, देखें। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 कुछ यूं है कि जब भी आप किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले वाले 4 सेंटेंसेस में कहा कि जब भी आप किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, जिसमें हमने मैन के लिए बेटे क्या लिखा, द मैन लिखा, आपको याद होगा। हमने टीचर के लिए क्या लिखा, द टीचर लिखा जब हम उसको स्पेसिफाई कर रहे थे। हमने स्टूडेंट के लिए बेटे क्या लिखा, द स्टूडेंट लिखा जब हम उसको क्या कर रहे थे, स्पेसिफाई कर रहे थे। तो जब आप किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो फिर आप उससे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम किसी भी कॉमन नाउन को क्या बना रहे होते हैं, प्रॉपर नाउन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना है तो आपने उसके साथ क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल। और इसका वाइस वर्सा भी करना आपने। वाइस वर्सा क्या है कि जब आपने किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाना है तो उसके साथ भी आपने बेटे क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। अभी एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी तो आप फौरन बात को समझ जाएंगे। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि किसी भी कॉमन को प्रॉपर बनाने के लिए आपने उससे पहले क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे यहां पर देखिएगा और इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, हमेशा हमेशा आपको आसानी के लिए याद रहेगा कि जब भी आप नाउन के बाद ऑफ लिखते हैं और उसके बाद दूसरा नाउन लिखते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। आप किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, मतलब आप कॉमन नाउन को क्या बना रहे होते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे यहां पर देखिएगा, द पोएट ऑफ द ईस्ट। अब ऑफ आ गया ना तो आप पोएट से पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे।
द क्वीन एड्रेस द नेशन, चूंकि हम नेशन को पॉइंट स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो किसी खास नेशन से क्या कर रही है, मतलब कि खिताब कर रही है। और इसी तरह हम दुनिया की हर क्वीन की बात नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक क्वीन की बात कर रहे हैं, तो हम इससे पहले भी क्या लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। इसी तरह द टीचर हु इन्वेंटेड, रिलेटिव केस जहां पर भी आ जाए तो आपको फौरन समझ आना चाहिए कि रिलेटिव का तो मतलब ही क्या है कि इसके साथ आने वाले नाउन को क्या किया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है। अब इसका वाइस वर्सा क्या है, देखें इसका वाइस वर्सा ये है कि शेक्सपियर आपके पास प्रॉपर नाउन है, इसी तरह मदर टेरेसा आपके पास प्रॉपर नाउन है, इसी तरह आपके पास मेसी क्या है, प्रॉपर नाउन है। वैसे आजकल फीफा भी चल रहा है और उम्मीद है कि आपके पास आजकल तो टाइम नहीं होगा देखने का, डेफिनेटली एमडी कैट की तैयारियां चल रही हैं, दिन रात तैयारियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के बंदा कभी कभार देख ही लेता है, तो जरूर आपने अपनी टीम को सपोर्ट करना है। वैसे भी स्पोर्ट्स अच्छा होता है, तो जहां पर हमें मेंटल एक्टिविटी की जरूरत होती है वहां पर हमें फिजिकल एक्टिविटी की भी जरूरत होती है। अब समटाइम्स ऐसा होता है आप अन्नेवाह पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, और लगे रहते हैं और पेपर वाले दिन आपका दिमाग, आपका जिस्म, आपका बॉडी, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो आपका साथ नहीं दे रही होती। तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना है, दोनों चीजें एक दूसरे के लिए बड़ा जरूरी है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, मदर टेरेसा प्रॉपर नाउन है, मेसी प्रॉपर नाउन है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर नाउन को बेटे किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, कॉमन के तौर पर। हम उसकी किसी क्वालिटी की वजह से, हम प्रॉपर नाउन की किसी क्वालिटी की वजह से किसी कॉमन नाउन के लिए वो वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का शेक्सपियर है। अब असल वाले शेक्सपियर की बात नहीं हो रही, उसकी शायरी की स्किल की वजह से उसको क्या कहा जा रहा है, शेक्सपियर कहा जा रहा है। शी इज द मदर टेरेसा, अब असल मदर टेरेसा की बात नहीं हो रही है, उसको उसकी क्वालिटी की वजह से, उसकी अच्छाई की वजह से उसको क्या कहा जा रहा है, मदर टेरेसा कहा जा रहा है। और उसको उसकी फुटबॉल की स्किल्स की वजह से क्या कहा जा रहा है, मेसी कहा जा रहा है, ठीक है। तो जब आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली आपने उसके साथ भी क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। उसके बाद आप बोथ, जब भी आप किसी ऐसे नाउन का तज़किरा कर रहे हो ना जिसका दोनों को पता हो, स्पीकर को और लिसनर को, कि यार हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मतलब अगर आप स्पीकर और लिसनर को पता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसकी बात करें, किसी स्पेसिफिक की बात करें तो आप उससे पहले क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे देखें, कहता है जी प्लीज हैंड मी द बुक ऑन द टेबल, जो किताब मेज पर पड़ी हुई है ना वो मुझे पकड़ा दो। अब जिससे बात की जा रही है उसको भी पता है कि मैं किस बुक की तरफ इशारा कर रहा हूं और किस किताब की बात हो रही है। द टीचर, स्पेसिफिक टीचर की बात कर रहे हैं। द टीचर गेव अस होमवर्क आफ्टर द लेक्चर, द लेक्चर मतलब किसी खास लेक्चर के बाद। इसी तरह ही ड्रॉप्ड द फोन एंड इट शैटर्ड, उसने वो फोन गिरा दिया और वो बिखर गया, टूट गया। तो यहां पर जब भी आप बात कर रहे होंगे, स्पीकर और लिसनर को पता होगा, तो आपने उससे पहले क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। उसके बाद आपके पास क्या है कि जब भी कोई स्पेसिफिक फ्रेज या क्लॉज लगाकर आप अपने नाउन को क्या कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। और बात घूम फिर कर फिर भी वही है कि जब भी आप कॉमन को क्या बना देंगे, प्रॉपर बना देंगे, चाहे वो किसी तरीके से बनाएं, चाहे वो एक वर्ड से बनाएं, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन से बनाएं, चाहे ऑफ से बनाएं, चाहे फ्रेज से बनाएं, चाहे क्लॉज से बनाएं। जब आपने कॉमन को प्रॉपर बना दिया, जब आपने कॉमन को स्पेसिफाई कर दिया, तो आपने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिएगा, रिलेटिव का वर्ड यूज करके, आई विजिटेड द डॉक्टर हु ट्रीटेड माय फादर, तो यहां पर इस डॉक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। द स्टूडेंट वेयरिंग ग्लासेस वोन द डिबेट, उसने क्या किया, वो डिबेट जीत ली। अब किसी स्पेसिफिक डिबेट की बात हो रही है। वी मेट द मैन, हम उस आदमी से हमारी मुलाकात हुई, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, जो कि इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार था। तो जब भी आप किसी भी कॉमन को प्रॉपर, जब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप वो 4 सेंटेंसेस स्टार्ट वाले समझ आते हैं ना तो आपको 60 to 70% एडजेक्टिव समझ में आ जाता है। और मैंने आपसे कोई झूठ बात नहीं कही थी, बिलीव मी, जब भी आप वो 4 सेंटेंसेस समझ आते हैं तो उन 4 सेंटेंसेस को समझने का मतलब क्या होता है कि आपको 60 से 70% आपका आर्टिकल रेडी हो जाता है। उसके बाद आपके पास बेटे रूल नंबर 5 है, यूज द बिफोर नेम्स ऑफ एनिमल स्पेशीज व्हेन यूज्ड जेनेरिकली। देखें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को अच्छे से समझिएगा एग्जांपल के साथ। देखें अमूमन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जब हमने ह्यूमन बीइंग के
लिए मैन के वर्ड को पूरी नस्ल इंसानी के लिए लिखना होता है ना, तो हम उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। जब मैन का मतलब पूरी नस्ल इंसानियत है, बनी नू इंसान है, तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं किसी मैन को, जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, जब हम प्रॉपरली स्पेसिफाई कर रहे होते हैं किसी नाउन को, तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में जब आप क्या कर रहे होते हैं, पूरी उसकी ब्रीड की बात कर रहे होते हैं ना, पूरी उसकी स्पेशी की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने जेनेरिकली उसके साथ बेटे क्या यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। स्पेसिफाई करने के लिए तो यूज करना ही करना है, लेकिन जब आप उसकी पूरी ब्रीड की बात करेंगे ना, पूरी स्पेशी की बात करेंगे, तो उसके साथ भी आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। जैसे यहां पे देखिएगा, द लाइन इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल। अब लाइन के बारे में यहां पर जो बात हो रही है वो उसकी पूरी नस्ल के बारे में बात हो रही है। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की ना, तो हमने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल। हमने मैन का जब वर्ड यहां पर यूज किया तो इसका मतलब था कि मैन का मतलब यहां पर क्या था कि पूरी नस्ल इंसानी की बात हो रही थी। जब पूरी नस्ल इंसानी की बात हो रही थी तो इसका मतलब हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जब लाइन की बात हो रही है उसकी पूरी ब्रीड के बारे में, तो फिर हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, द ईगल हैज एक्सीलेंट आई साइट। अब ये किसी खास ईगल की बात नहीं हो रही, ये ईगल की पूरी ब्रीड और स्पेशी की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज करेंगे? उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह द वेल इज द लार्जेस्ट मैमल इन द ओशन। बिल्कुल इसी तरह होता है जब आपको 9th एंड फर्स्ट एड सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल होगा या द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल होगा, तो आप फौरन से कहते हैं कि द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल होगा, क्योंकि हॉर्स की पूरी नस्ल की बात हो रही है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो जब भी आप किसी एनिमल की पूरी ब्रीड और स्पेशी की बात करेंगे तो आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। जब तक आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे आपका सेंटेंस ठीक नहीं होगा। और ये रूल थे आपके पास बेटे एडजेक्टिव आर्टिकल के रूल थे, जो किससे रिलेटेड है? नाउन से रिलेटेड है। उसके बाद आप अपने आर्टिकल के रूल देखिएगा जो जर्नल रूल्स है, आसान आसान से हैं, मैं फटाफट से बोलता जाऊंगा। और ये मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये पीडीएफ आपको इसी तरह मिल जाएगी डिस्कस क्यूबी एग्जांपल के साथ, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप एक दफा इसको सिर्फ गो थ्रू करेंगे, आपका लेक्चर भी रेडी हो जाएगा और आपका पूरे का पूरा टॉपिक भी क्या होगा? रिवाइज हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, हमने क्या करना है? अल्लाह ताला के क्वालिटेटिव नेम्स जो हैं, देखिए अल्लाह ताला के जो नाम हम अल्लाह ताला के साथ मंसूब करते हैं, एक तो सबसे सुप्रीम नाम है जो अल्लाह है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं। बीइंग मुस्लिम हम इसको अच्छा नहीं समझते कि अल्लाह ताला के लिए गॉड का वर्ड यूज किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं इसका मैस्कुलिन भी होता है, इसका प्लूरल भी होता है, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों क्वालिटीज अल्लाह ताला के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ये ऐसी क्वालिटी से, ऐसी खूबियों से मुबर्रा है, इसलिए हम अल्लाह ताला के लिए गॉड का वर्ड यूज नहीं करते। बहरहाल यूज तो होता है अल्लाह के लिए। इसी तरह हमारे पास पर्शियन वर्ड है खुदा, ये भी हम यूज करते हैं अल्लाह ताला की जात के लिए। जब आपने अल्लाह, गॉड या खुदा यूज करना है ना, तब आपने याद रखना है, तब आपने इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। लेकिन जब आप अल्लाह ताला के 99 जो क्वालिटेटिव नेम्स हैं, जैसे ऑल नोइंग है, जैसे ऑल माइटी है, जैसे फॉर गिविंग है, जब आप अल्लाह ताला के क्वालिटेटिव नेम्स यूज करेंगे तो ऐसी सूरत में आपने उससे पहले क्या यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। फिर आपके पास जितने होली स्क्रिप्चर्स हैं, होली स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या? जितनी आसमानी किताबें हैं, जैसे हम कुरान से पहले दा यूज करते हैं, बाइबल से पहले दा यूज करते हैं, तोरा से पहले हम दा यूज करते हैं। और मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे कम स्टूडेंट्स को पता होगा कि ज़बूर को हम क्या बोलते हैं? साम्स बोलते हैं, और साम से पहले भी हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह जब आप किसी कंट्री का एब्रीवेशन बोलते हैं, यहां पर आपको 3-4 चीजें मैं इकट्ठा बता देता हूं, आपके आगे रूल चलेंगे। देखें, कभी भी आप किसी कंट्री नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी कंट्री का एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं तो आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। आप उस कंट्री के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं जिसमें यूनाइटेड आता है या किंगडम आता है। आप उस कंट्री के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं जो प्लूरल में लिखा जाता है। ठीक है, आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे, अदरवाइज आप किसी भी कंट्री नेम के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज
नहीं करते। और फोर्थ वन क्या है कि जब आप किसी कंट्री का फुल नेम लिखेंगे, जैसे पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो इन 4 सूरतों में आपने कंट्री नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे हम यूएसए एब्रीवेशन है तो डेफिनेट आर्टिकल लिखा, यूके से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखा, यूएई से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखा। फिर आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में हम डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में हम डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। इसी तरह यूनाइटेड मैक्सिकन, जिस कंट्री में यूनाइटेड या किंगडम आएगा उससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। फिर जो कंट्री नेम प्लूरल होते हैं, जैसे फिलिपाइंस हमारे पास प्लूरल है, नीदरलैंड्स हमारे पास प्लूरल है, इसी तरह मालदीव्स हमारे पास प्लूरल है। इनसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि इनसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास जो कंट्री के पूरे नाम है, जैसे हम बोलते हैं द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया, तो हम इससे पहले क्या लिखेंगे, द। इसी तरह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हम क्या लिखेंगे, द। रशियन फेडरेशन इज मॉस्को, तो रशियन फेडरेशन से पहले भी हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। जब भी आप किसी कंट्री नेम का पूरा नाम लिखेंगे तो आपने उससे पहले द लिखना है। ये 4 जगह हैं जहां पर आप कंट्री नेम से पहले द लिखते हैं, अदरवाइज आप किसी कंट्री नेम से पहले द नहीं लिखते हैं। उसके बाद आपने ये 2 रूल्स याद रखने हैं, दोनों रूल इकट्ठे चलेंगे। अगर आप किसी सिंगल माउंटेन का नाम लिख रहे हैं, अगर आप सिंगल माउंटेन का नाम लिख रहे हैं तो उसके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। आप कभी भी माउंट एवरेस्ट से पहले, आप कभी भी माउंट किलिमांजारो से पहले, कभी भी माउंट फ्यूजी से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन आप जहां पर भी माउंटेन रेंज की बात करेंगे ना, आप माउंटेन रेंज से पहले बेटे क्या यूज करेंगे, आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे जहां पर माउंटेन रेंज की बात हो रही होगी। जैसे आप जानते हैं हिमालय माउंटेन रेंज है तो द आएगा। इसी तरह एल्प्स माउंटेन रेंज होते हैं, हम इसको इससे पहले द लिखते हैं। एंडेस माउंटेन रेंज है, इससे पहले हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। बहरहाल हिमालय हमारे सिलेबस तक रहेगा। ज्योग्राफिकली हम सारी दुनिया के माउंटेन रेंज या माउंटेन के नेम्स को याद तो कर नहीं सकते। उसके बाद हमारे पास जहां पर भी डायरेक्शन आएगा, अब डायरेक्शन के लिए 2 बातें आपने याद रखनी है। देखें, डायरेक्शन के साथ डेफिनेट आर्टिकल आता भी है और डेफिनेशन और डायरेक्शन के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं भी आता। याद रखिएगा, अगर वर्ब के फौरन बाद डायरेक्शन आ जाए, अगर वर्ब के फौरन बाद डायरेक्शन आ जाए, ईस्ट आ जाए, वेस्ट आ जाए, नॉर्थ आ जाए, साउथ आ जाए, तो फिर आपने याद रखना है ये एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा होता है और इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। अदरवाइज हम डायरेक्शन से पहले बेटे क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे यहां पर नॉर्थ से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया हुआ है, जैसे यहां पर मिडल ईस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया हुआ है, जैसे यहां पर वेस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया हुआ है। आप डायरेक्शन से पहले डेफिनेट आर्टिकल जरूर यूज करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन वर्ब के फौरन बाद लिखी गई है ना, जैसे हम बोलते हैं टर्न लेफ्ट, जैसे हमारे पास आ गया फ्लाई साउथ, जैसे हमारे पास आ गया गो नॉर्थ, जैसे हमारे पास आ गया लुक्ड वेस्ट, और आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास डायरेक्शन फौरन किसके बाद आ रहा है, डायरेक्शन फौरन वर्ब के बाद आ रहा है। जब डायरेक्शन फौरन वर्ब के बाद आएगा तो फिर आपने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना है। इसके बाद जब भी आप कोई न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। आपने गार्डियन से पहले दा लिखना है, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स से पहले दा लिखना है, आपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से पहले दा लिखना है। और आप जानते हैं कि हमारे पास डॉन एक ऐसा अखबार का नाम है जिसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उसकी अपनी डेफिनेशन में डेफिनेट आर्टिकल आ जाता है। डॉन की अपनी डेफिनेशन क्या होती है, द बिगनिंग ऑफ द डे, द स्टार्टिंग ऑफ द डे। तो जब आप बिगनिंग ऑफ द डे बोल रहे हैं, द बिगनिंग, उसका पहला वर्ड हमारे पास दा आ जाता है, तो इसलिए हम डॉन से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आप जब भी कोई बे लिखेंगे, गल्फ लिखेंगे और आइलैंड लिखेंगे, आप जब भी किसी फेमस बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, मोनूमेंट या होटल का नाम लिखेंगे, आप किसी भी सी, रिवर, माउंटेन रेंजेस, आइलैंड, डेजर्ट, कनाल और ओशन का नाम लिखेंगे, इन सब के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखना होगा। लेकिन यहां पर इन सारे रूल्स के साथ एक बात याद रखिएगा। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप पूरी दुनिया के
सारा जुग्राफिया याद कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि आप पूरी दुनिया के सारे दरियाओं के नाम याद कर लें, समंदरों के नाम याद कर लें, कनाल्स के नाम याद कर लें, माउंटेन रेंज के, माउंटेन के, सी के, रिवर के, बिल्डिंग्स के, मोनूमेंट्स के, होटल के, आइलैंड ग्रुप के, बेस के और गल्फ की याद कर ले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि ये क्वेश्चन इस तरह का कभी भी पेपर में नहीं आता है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको पेपर में नहीं दिया जाता। वैसे ये रूल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दरिया से पहले, सी से पहले, रिवर से पहले, आपने ओशन से पहले क्या यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। एग्जांपल्स आपके सामने, आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, हाँ यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। इसको मैं स्टार कर रहा हूं, ये जरा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। आप 2023 का गालबन पेपर देखेंगे, 2024 का, जिसमें पियानो के साथ आया, तो आपने याद रखना है यहां पर आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे यहां पर वायलिन से पहले क्या लिखा हुआ है? द लिखा हुआ है, तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले क्या लिखेंगे? द। इन्वेंशन से पहले, बॉडी पार्ट से पहले आपको क्या लिखना है? डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे माइक्रोस्कोप एक इन्वेंशन है, इसी तरह आई से पहले आपने क्या लिखा? द। माइक्रोस्कोप से पहले क्या लिखा? द। और वायलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले आपने क्या लिखना है? द। ये वो आर्टिकल के रूल है जो जर्नल रूल है कि इन चीजों के साथ डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। जैसे अगर आप किसी डेकेड का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 90-20, तो आप 90-20s नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? 90-20s बोलेंगे। आप 20th सेंचुरी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? द 20th सेंचुरी बोलेंगे। इसी तरह आप ग्रेट डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? द ग्रेट डिप्रेशन। जब आप कंट्री के किसी हिस्टोरिकल पीरियड की बात कर रहे होंगे, जैसे अभी देखें आपकी जिंदगी में जो हिस्टोरिकल पीरियड गुजरा है वो है कोरोना ईयर्स। कोरोना ईयर्स है ना, तो जब मैं उसका हवाला देना चाहूंगा ना, तो मैं कोरोना ईयर्स या कोरोना नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? द कोरोना। मैं जैसे बोलता हूं कि यार कोरोना के बाद मुल्क के हालात बदल गए, दुनिया के हालात बदल गए, तो मैं कोरोना नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? द कोरोना बोलूंगा, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल पीरियड है। उसके बाद आप नेशनैलिटीज के साथ और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ द यूज करते हैं। जैसे आप द चाइनीज लिखेंगे, द मुस्लिम्स लिखेंगे, द रिच लिखेंगे। वैसे भी एक रूल भी याद रखिएगा कि जब कभी भी आप एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना चाहते हैं, जब भी आप एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना चाहते हैं ना, तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आप उससे पहले दा लिखते हैं। जैसे पुअर का प्लूरल आपके पास क्या होता है? दा पुअर होता है। इसी तरह आपके पास रिच का प्लूरल क्या होता है? दा रिच होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास रूल नंबर 22 क्या कहता है जी? फेमस बुक से पहले, डॉक्यूमेंट से पहले और इंस्टीट्यूशन से पहले। जैसे हम बोलते हैं पाकिस्तान का आइन, तो हम क्या बोलेंगे? द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह हम क्या बोलेंगे? मुस्लिम फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। हम कुरान की टीचिंग को फॉलो करते हैं, तो टीचिंग से पहले भी दा आएगा और कुरान से पहले तो दा आना ही है, वो होली बुक है हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन इनटू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या आएगा? दा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आइन हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम बाइबल से पहले दा लिखेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फेमस बुक है। उसके बाद हमारे पास यूज ऑफ द इन फ्रेजेस एंड इडियम्स, हम कुछ फ्रेजेस में यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही अराइव्ड एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट मतलब आखिरी लम्हे में। ऑन द गो, ऑन द गो क्या है? कि वो हमेशा क्या रहते हैं? जल्दबाजी में रहते हैं, किसी ना किसी काम के दरमियान में रहते हैं। उसके बाद है आपके पास, जब हम आर्टिकल यूज करते हैं यूनिक, और जो ऐसी चीजें हैं जो हेवनली बॉडीज हैं, जो हेवनली बॉडीज हैं, जो जिनकी तरह की और चीजें हमें नहीं नजर आती हैं और नहीं पाई जाती हैं, हमें नहीं मिलती हैं। जैसे देखिए सन एक हेवनली बॉडी है, यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो हम दा लिखेंगे। इसी तरह यूनिवर्स एक हेवनली बॉडी है, यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो हम दा लिखेंगे। इसी तरह बेटे हमारे पास मून जो है वो हेवनली बॉडी है, तो हम उससे पहले भी क्या लिखेंगे? यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? दा लिखेंगे। फिर हमारे पास जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे हम बोलते हैं द पार्टीशन, जैसे हम बोलते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसे हम बोलते हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि आप बोलेंगे द कोरोना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में गुजरा है, इसलिए आपको इसका अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि ये हिस्टोरिकल इवेंट है। उसके बाद आपके पास क्या है? यूज ऑफ द विद द टाइटल बिफोर नेम्स। जब आप टाइटल यूज करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस, द प्रेसिडेंट। जब आप टाइटल यूज करते हैं तो आपको टाइटल के साथ भी बेटे क्या करना होता है? आपको टाइटल से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास वो रूल्स हैं जहां पर हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे आपने किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले, मैं इनका कलर चेंज कर देता हूं, ये शायद आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा, तो मैं इनका कलर कौन सा चूज करूं, इसको लिख के देखते हैं। ये अच्छा नजर नहीं आएगा, ये भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा आपके लिए।
तो मैं इनका कलर कौन सा कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ब्लैक ही कर देता हूं, आपके लिए आसानी रह जाएगी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जब भी आपने किसी लैंग्वेज का नाम देखना, आपने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। फ्रेंच से पहले दा नहीं आएगा, इसी तरह अरेबिक से पहले दा नहीं आएगा, इसी तरह चाइनीज से पहले दा नहीं आएगा। हाँ, जब बशिंदों की बात की जा रही होगी तो फिर वो और बात होगी। उसी तरह जब आप किसी भी चीज को कॉमनली ट्रीट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। जैसे अगर आप ऑनेस्टी लिख रहे हैं तो ऑनेस्टी से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। विजडम से पहले, लव से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहां पर आप क्या ट्रीट कर रहे हैं, कॉमनली ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन फर्ज करें अगर मैं बोलता हूं विजडम ऑफ कायदे आजम, अब अगर मैं विजडम ऑफ कायदे आजम बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं विजडम को क्या कर रहा हूं, स्पेसिफाई कर रहा हूं। और ऐसी सूरत में मैं फिर इससे पहले क्या लिखूंगा, डेफिनेट आर्टिकल लिखूंगा। अदरवाइज रूल घूम फिर कर वही आर्टिकल के कि अगर आप किसी चीज को यूनिवर्सली अप्रोच के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। उसके बाद क्या है जी, मेटल से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आधा रूल है। आधा रूल इस तरह है कि जब आप किसी मेटल को कॉमन के तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे तो आपने उसको डेफिनेट आर्टिकल के साथ नहीं लिखना, लेकिन अगर प्रॉपर के तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे तो फिर आपने डेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखना है। जैसे देखें, अब यहां पर गोल्ड लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है, तो आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया, अब यहां पर भी तो मेटल ही है ना, तो जब मैं गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया बोलूंगा तो इस गोल्ड से पहले आपको बेटे क्या लिखना होगा, दा लिखना होगा, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं। तो ये कहना ही गलत है कि आपने मेटल से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। आपने फूड ग्रेन से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना, व्हीट है, राइस है, कॉर्न है, लेकिन वो रूल ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी भी चीज को स्पेसिफाई करेंगे तो आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। इसी तरह आप मील से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन उसको भी स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे फर्ज करें आप ब्रेकफास्ट से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, लंच से पहले नहीं लिखेंगे, डिनर से पहले नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे वो डिनर याद है जो हमने इकट्ठे किया था फलां जगह पे, तो उसके लिए फिर मैं क्या लिखूंगा, आई रिमेंबर द डिनर, आई रिमेंबर द लंच। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि सारे का सारा आर्टिकल सिर्फ एक रूल के इर्द गिर्द घूमता है कि आप किसी चीज को कॉमनली ट्रीट कर रहे हैं या आप किसी चीज को प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हैं। कॉमनली ट्रीट कर रहे हैं तो आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना, प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हैं तो आपने उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। उसके बाद आपके पास क्या है कि आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते गेम के नाम से पहले, जब वो जनरली यूज की जाए। बात फिर वही है, क्रिकेट के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, फुटबॉल के साथ नहीं आएगा, चेस के साथ नहीं आएगा। लेकिन फर्ज करें अगर मैं बोलता हूं कि अमेरिका में जो चेस खेली जाती है ना, वो पाकिस्तान में खेली जाने वाली चेस से डिफरेंट है, वैसे एक सेंटेंस बना देता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, द चेस। अब यहां पे मैंने चेस लगा दिया ना, अभी मैंने बात शुरू ही की, क्यों की, क्योंकि मैं खास चेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं जो चेस अमेरिका में खेली जाती है, तो मैं चेस को क्या कर रहा हूं, स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो डेफिनेट आर्टिकल लिखूंगा। तो ये कॉमनली प्रॉपरली ट्रीट करने वाली बात जब आपको समझ में आ जाती है ना, तो फिर आपके सारे के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। उसके बाद है आप कलेक्टिव नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, और बात फिर वही है, आप डेफिनेट आर्टिकल यूज क्यों नहीं करेंगे जब आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, कॉमनली ट्रीट करेंगे। प्रॉपरली ट्रीट करेंगे तो आप उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। उसके बाद देखिएगा, वो जगह हैं जहां पर हम आर्टिकल लिख भी सकते हैं और आर्टिकल नहीं भी लिख सकते। इसका जो रूल नंबर 1 है ना, यानी कि आपका रूल नंबर 34 है, इसको मैं 4-5 स्टार्स कर रहा हूं। इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आपकी बहुत सारे मसले, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे मसले नहीं, सॉरी, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे देखिएगा, इन वर्ड्स को स्कूल है, जेल है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, कोर्ट, चर्च, मार्केट है, इन सारी की सारी चीजों को हम सेंटेंस में 2 तरह से यूज करते हैं। हम 2 तरह से कैसे यूज करते हैं, एक तो बेटे हम इनको यूज करते हैं इनके प्राइमरी पर्पस के तौर पे। इनका प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, तालीम देना। चर्च का प्राइमरी पर्पस क्या है, मजहब करना, मजहब के लिए जाना, मजहब की प्रैक्टिस है। हॉस्पिटल में इलाज करवाना, जेल में सजा के लिए कैदियों को भेजना, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना। तो ये इनके क्या है, ये इनके प्राइमरी पर्पसेज है। और एक इनका हम यूज करते हैं एज बिल्डिंग, एज लैंडमार्क। जैसे मैं कहता हूं मैं स्कूल के करीब रहता हूं,
अब मैं सिर्फ स्कूल को एक बिल्डिंग, एक लैंडमार्क के तौर पर बता रहा हूं, मैं वहां पर ये नहीं बता रहा कि मैं स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो जब आप इनको प्राइमरी पर्पस के तौर पर यूज करेंगे ना, तो आपने याद रखना है आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और जब आप इनको बिल्डिंग के तौर पर, एक लैंडमार्क के तौर पर यूज करेंगे, तो फिर आपने इसके साथ क्या करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। जैसे ये सेंटेंसेस देखिएगा, हारिस गोज टू स्कूल, वो 7 बजे सुबह स्कूल जाता है, वो रोजाना सुबह 7 बजे स्कूल जाता है। अब रोजाना सुबह 7 बजे स्कूल जाने का मतलब पढ़ने के लिए जाना है, प्राइमरी पर्पस है, तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आफ्टर द एक्सीडेंट शी वाज टेकन टू हॉस्पिटल, एक्सीडेंट के बाद उसको कहां लेकर जाया गया, उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया, मतलब उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। उसका प्राइमरी पर्पस है कि इलाज के लिए लेके गए, तो इसलिए हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे ना पेरेंट्स वेटेड आउटसाइड द स्कूल, अब पेरेंट जो है वो स्कूल पढ़ने के लिए तो नहीं आते ना, वो तो बच्चों को पिक करने आते हैं, तो यहां पर हम उसको बिल्डिंग के तौर पर यूज करें तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर आंट, वो इलाज के लिए नहीं गई है, अपनी आंट को मिलने के लिए, आंटी को मिलने के लिए गई है, तो यहां पर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे क्योंकि यहां पर उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है। ठीक है, तो आपने याद रखना ये जितने वर्ड्स आपके पास हैं, आप इनको प्राइमरी पर्पस के तौर पर जब यूज करेंगे तो आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, जबकि जब आप इनको बिल्डिंग या लैंडमार्क के तौर पर यूज करेंगे तो फिर आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास है रूल नंबर 35, सी वर्सेस द सी। देखें, जब भी आप सी का वर्ड यूज करेंगे ना, तो आपने समझ आना है कि सी का मतलब क्या है। क्या आप कोई भी समंदर में जा रहा है, किसके लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए। ठीक है, जो भी समुद्री सफर पे जाते हैं ना, प्रोफेशन के लिए, मुलाजमत के लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए, तो उसका मतलब है सी। और अगर आप वैसे सी को विजिट करने जा रहे हैं, सी पे सैर करने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, द सी लिखेंगे। जैसे देखिएगा, ही वेंट टू सी व्हेन ही वाज जस्ट 16, यहां पर ये सेंटेंस लिखने का मतलब क्या है कि वो जब 16 साल का था तो वो समंदर में गया। समंदर में गया मतलब या तो वो जॉब के लिए गया या किसी प्रोफेशन के लिए गया, कोई काम करने के लिए गया, कारोबार करने के लिए गया। दे वेंट टू द सी, वो क्या करने गए, वो अपनी छुट्टियां गुजारने गए। जब वो छुट्टियां गुजारने पर, आप छुट्टियां गुजारने के लिए समंदर पर जाने की बात करेंगे तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, द। तो यहां पर आपके पास वो वर्ड्स होंगे जहां पर आप द लिखेंगे भी और नहीं भी लिखेंगे। जैसे देखें, अगर आप बेड पर सोने के लिए जा रहे हैं ना, जब आप बेड को सोने के लिए जा रहे हैं तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप बेड को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे, या आप उस बेड को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, आप एक प्लेस के तौर पर ट्रीट करेंगे, तो देन आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, देन आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे द चाइल्ड वेंट टू बेड अर्ली, वो बेड चला गया क्या करने के लिए, सोने के लिए जल्दी चला गया। ही केप्ट हिज मोबाइल फोन ऑन द बेड, उसने अपना मोबाइल फोन कहां पर रखा है, बेड पे रखा है। अब सेकंड सेंटेंस में बेड का वर्ड स्लीपिंग के लिए यूज नहीं हो रहा। जब स्लीपिंग के लिए यूज नहीं होगा तो आपने उससे पहले बेटे क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। इसी तरह आपके पास टेलीविजन है, जब एक्टिविटी ऑफ वाचिंग है तो आपने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। जब फिजिकल डिवाइस के तौर पर यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, तो आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। फिर आपके पास मैन का वर्ड आप पढ़कर आए हैं कि जब आप मैन रेफर करेंगे पूरी मैन काइंड को, पूरी ह्यूमैनिटी को, तो आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक मैन को लिख रहे हैं तो फिर आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। नेचर और द नेचर याद रखिएगा, एक नेचर हम बोलते हैं कुदरत को, हम बोलते हैं ना नेचर, नेचर का वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, कुदरत के लिए, खुदा की खुदाई के लिए हम नेचर का वर्ड यूज करते हैं। और एक नेचर होती है जो हम दा नेचर बोलते हैं, जो किसी भी चीज का मिजाज होता है, जो किसी भी शख्स का, किसी भी चीज का मिजाज होता है, मूड होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, नेचर, दा नेचर बोलेंगे। तो जब आप कुदरत के लिए यूज कर रहे होंगे तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे हम बोलते हैं नेचर हील्स द वुंडेड हार्ट, लेकिन आप बोलें द नेचर ऑफ दिस डिजीज इज स्टिल अननोन, जो इस डिजीज की नेचर है, जो मिजाज है, इसकी जो वजह है या इसका जो नेचर है वो अभी अननाउन है। तो इसकी सूरत में आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपके पास हेवन और द हेवन है। अगर आप सेंटेंस में हेवन को लिख रहे हैं जन्नत के लिए, कॉन्सेप्ट, जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप जन्नत के लिए हेवन का वर्ड यूज करें तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हेवन को स्काई के तौर पर ले रहे हैं तो आप उसके साथ यूनिवर्स के सूरत में ले रहे हैं, बादलों की सूरत में ले रहे हैं, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे देखिए कहता है
He believed his mother was watching him from heaven, कि उसकी माँ उसको क्या कर रही है, जन्नत से देख रही है। तो यहाँ पर हेवन का वर्ड जन्नत के लिए यूज हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और अगर आप बोलेंगे द हेवंस वर फुल ऑफ स्टार, हेवंस वर फुल ऑफ स्टार का मतलब क्या है कि आसमान जितने, हेवंस यहाँ पर प्लूरल इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम जानते हैं कि 7 आसमान है, हमारा इस बात पर यकीन है, ईमान है कि 7 आसमान है, 7 स्टेजेस हैं, तो इसलिए हम इसको हेवंस लिखते हैं। तो क्या कहता है जी, आज आसमान जो है ना वो सितारों से भरे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम उससे पहले क्या लिखेंगे, दा यूज करेंगे। इसी तरह आपके पास सोसाइटी है, जब आप सोसाइटी का वर्ड लेते हैं ना ग्रुप ऑफ पीपल को, जहां पर आप रह रहे होते हैं, जिसको आप बोलते हैं मुआशरा, ठीक है, जब आप माशरे की सूरत में लेते हैं ना तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, आप उसके लिए सोसाइटी का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब आप किसी लोकेलिटी की बात करते हैं कि यार मेरा मोहल्ला, मेरी गली, तो ऐसी सूरत में आप दा सोसाइटी बोलते हैं, याद रखिए। वैसे तो हम बोलते हैं ना, जैसे देखिएगा, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, माशरे के लिए एजुकेशन बड़ी जरूरी है। दा सोसाइटी वी लिव इन, जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिन लोगों में हम रहते हैं, इन इज फुल ऑफ इनजस्टिस, वो नाइंसाफी से भरा हुआ है। अब यहां पर ये सोसाइटी का वर्ड जो है वो पूरी दुनिया के लिए यूज नहीं हुआ, पूरी दुनिया में मुआशरे के तौर पर यूज नहीं हुआ, बल्कि किसी खास इलाके, किसी खास एरिया के लिए। करप्शन हार्म सोसाइटी इन एवरी वे, करप्शन जो होती है वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है, ये बात पूरी दुनिया के लिए की गई है, इसलिए सोसाइटी के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं किया। फिर अर्थ है, अर्थ का वर्ड याद रखिएगा, जब आप अर्थ को एक प्लैनेटरी सिस्टम का पार्ट, एक प्लैनेट के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो देन आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। और जब आप इसको यूज करते हैं, जब आप इसको प्लैनेट के तौर पर, अपनी जमीन के तौर पर लेते हैं, और जब आप इसको सोइल के तौर पर लेते हैं, लैंड के तौर पर लेते हैं, तो तब आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे देखिएगा, द एस्ट्रोनॉट सा द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस से देखा है एस्ट्रोनॉट्स ने। उसके बाद है देयर इज नथिंग ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप हिम नाउ, जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है जो उसको अब रोक सकता है। अब यहाँ पर जो अर्थ का मतलब क्या है, यहाँ पे अर्थ का मतलब सोइल है, यहाँ पर अर्थ का मतलब दुनिया है, वर्ल्ड है, लैंड है, तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फिर आपके पास स्पेस है और दा स्पेस है, जब आप स्पेस का मतलब ये ऊपर, हमारे ऊपर जो खला है वो लेते हैं ना, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। और वैसे जब आप किसी भी चीज में, किसी भी जगह पर एम्प्टी स्पेस की बात करते हैं, एम्प्टी प्लेस की, एम्प्टी रूम की बात करते हैं, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग स्पेस, साइंटिस्ट जो है, साइंसदान जो है, वो खला को क्या कर रहे हैं, खला को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। लेकिन जब हम बोलते हैं द स्पेस बिटवीन द टू बिल्डिंग, तो यहाँ पर दो बिल्डिंग के दरमियान में जो जगह है उसकी बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। उसके बाद बेटे लास्ट में आपके पास वो डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, जो रिलेटेड हैं डेफिनेट आर्टिकल से, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल से। ये एडजेक्टिव के रूल्स हैं आर्टिकल के साथ, या आर्टिकल के रूल्स हैं एडजेक्टिव के साथ, जो मैंने आपको एडजेक्टिव के लास्ट में कहा था कि हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 45 देखिएगा, बिफोर द डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर। देखिए हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हमारे पास होते हैं ना, वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे होते हैं, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे पास बेटे होते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स का मतलब क्या होता है कि हम बात करते हैं गिनती की, और एक हमारे पास होते हैं कॉर्डिनल्स। कॉर्डिनल्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, जब हम गिनती की बात करते हैं, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं सम, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं एनी, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं फ्यू, या हम वर्ड यूज करते हैं मैनियान, यानी ऑब्वियस वर्ड्स नहीं होते हमारे पास, ऑब्वियस गिनती नहीं होती, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डिनल। ऑर्डिनल होते हैं जिसमें ऑब्वियस होती है, और ऑर्डिनल को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है इनडेफिनेट ऑर्डिनल, और एक हमारे पास होता है डेफिनेट ऑर्डिनल। डेफिनेट ऑर्डिनल हमारे पास क्या होते हैं, इनडेफिनेट ऑर्डिनल हमारे पास क्या होते हैं, जब हम बोलते हैं 1 2 3 4, जब हम गिनती बोल रहे होते हैं, और जब आप पोजीशन बता रहे होते हैं, यानी क्या बता रहे होते हैं, 1 की बजाय आप क्या बता रहे होते हैं, फर्स्ट, 2 की बजाय आप क्या बता रहे होते हैं, सेकंड, 3 की बजाय आप बेटे क्या बता रहे होते हैं, थर्ड। जब आप पोजीशन वाले वर्ड यूज करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर। आप इंग्लिश में जहां पर भी डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर्स लिखेंगे,
आपने याद रखना है, आपने उससे पहले क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, आपने उससे पहले क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे देखिए हम बोलते हैं माइक इज द थर्ड ऑफ द 5 सन, दिस इज द फर्स्ट टाइम ही अराइव्ड द लास्ट ऑफ द गेस्ट। जब भी आप पोजीशन बताने के लिए डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे तो आप उससे पहले क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। उसके बाद जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, देखें जब आपने किसी भी नाउन का प्लूरल बनाना होता है ना, तो नाउन का प्लूरल बनाने के लिए तो हम डिफरेंट रूल्स यूज करते हैं। हम एस लगाते हैं, हम ई एस लगाते हैं, हम वाई के साथ एस लगा देते हैं, या वाई हटा के आई एस लगा देते हैं, हम ओ के साथ एस लगाते हैं, हम ओ के साथ ई एस लगाते हैं, हम एफ ई के साथ एस लगा देते हैं, या हम एफ ई हटा के वी एस लगा देते हैं। तो काफी सारे रूल्स होते हैं हमारे पास। लेकिन जब आपने एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है ना, तो आपने याद रखना है एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि रिच का प्लूरल आपके पास बेटे क्या होगा, रिच का प्लूरल आपके पास होगा द रिच। पुअर का प्लूरल आपके पास बेटे क्या होगा, द पुअर। इसी तरह आपके पास ब्लाइंड का प्लूरल क्या होगा, ब्लाइंड का प्लूरल होगा द ब्लाइंड। यंग का प्लूरल आपके पास क्या होगा, द यंग। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, रिच का प्लूरल द रिच लिखा हुआ है, यंग का प्लूरल द यंग लिखा हुआ है, ब्लाइंड का प्लूरल द ब्लाइंड लिखा हुआ है। जब भी आप किसी एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आपको उससे पहले क्या लिखना होता है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। फिर आपके पास है बेटे, फिर आपके पास है होल का वर्ड। और होल का वर्ड मैं आपको जर्नल रूल्स में भी पढ़ा कर आया कि होल के बाद जब नाउन आता है तो हम पर फर्ज हो जाता है कि हमने होल से पहले क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, जैसे हम यहां पर देखेंगे द होल प्लान, द होल केक, इसी तरह द होल मैच। ठीक है, हम वैसे एडवर्ब में होल को दोबारा पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसमें 4 एक्सप्रेशन हमने पढ़ने हैं। एक एक्सप्रेशन तो यही है जो भी आप पढ़ रहे हैं, होल है। एक एक्सप्रेशन आपके पास होता है, इसको हम इसका एडवर्ब बना देते हैं होली। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ऑन द होल, और उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन होता है एज अ होल। ये 4 के 4 एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल के बाद एडवर्ब पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम 13 गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे ऑफ एडवर्ब। उसमें हमें हमारा एक रूल है पूरे का पूरा होल के ऊपर, होल, होली, ऑन द होल और एज अ होल पर। तो आपने याद रखना है जहां पर भी होल नाउन से पहले आएगा तो आपने उससे पहले क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। उसके बाद आप ये रूल भी पढ़कर आए हैं कि आपने बोथ के बाद क्या लिखना होता है, डेफिनेट आर्टिकल। आपने बोथ के बाद क्या लिखना होता है, डेफिनेट आर्टिकल। और आपने ऑलमोस्ट ऑल के बाद भी क्या लिखना होता है, आपने ऑल के बाद भी और ऑलमोस्ट ऑल के बाद भी क्या लिखना होता है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। जैसे आप देखेंगे बोथ द पेन है, बोथ द ब्रदर्स है, बोथ द ऑप्शंस है। इसी तरह आपके पास बेटे क्या है, ऑलमोस्ट ऑल के बाद, ऑलमोस्ट ऑल के बाद भी आपने क्या लिखना है, द लिखना है। ऑलमोस्ट ऑल द विलेजर्स, ऑलमोस्ट ऑल द फोन्स, ऑलमोस्ट ऑल द गेस्ट। ये 2 रूल्स आपने पहले भी पढ़े हैं जनरल रूल्स में कि हम बोथ के बाद द लिखते हैं और हम ऑलमोस्ट ऑल के बाद भी क्या लिखते हैं, सेंटेंस में द लिखते हैं। ठीक है, ये वो रूल्स हम पढ़ रहे हैं जहां पर आर्टिकल के रूल्स हैं एडजेक्टिव के साथ, या एडजेक्टिव के रूल्स हैं किसके साथ, आर्टिकल के साथ। उसके बाद देखिएगा बिफोर प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे देखें, अगर मैं बोलता हूं चाइना, तो चाइना के एक प्रॉपर नाउन है, मैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनाऊंगा, चाइनीज। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे पास पाकिस्तान से क्या बनेगा, पाकिस्तानी। इसी तरह हमारे पास इटली से, इटली का क्या बनेगा, इटालियन बनेगा। इसी तरह हमारे पास इंडिया का क्या बनेगा, इंडियन बनेगा। इसी तरह हमारे पास स्पेन का क्या बनेगा, स्पेनिश बनेगा। आप क्या बना रहे होते हैं, आप प्रॉपर नाउन से क्या बना रहे होते हैं बेटे, प्रॉपर एडजेक्टिव बना रहे होते हैं। और जहां कहीं पर भी प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा, आपने प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। उसके बाद आप रूल पढ़कर आए हैं,
आपने कंपैरिजन में पढ़ा कि जब आप सेंटेंस में देन नहीं लिखते और आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और आप सेंटेंस में देन की बजाय क्या लिखते हैं, ऑफ लिखते हैं, तो ऐसी सूरत में आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लिखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। दो जगह ऐसी हैं कंपैरेटिव डिग्री में जहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लिखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। जैसे यहां पर है दिस इज द रोड नैरोअर ऑफ द टू, ठीक है, तो आप टू से पहले क्या लिखेंगे, द, वो तो आपने लिखना ही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आप क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। दैट ऑप्शन इज द बेटर, कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द आएगा। आई थिंक दिस इज द मोर लॉजिकल, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द आएगा। जब आप सेंटेंस में देन यूज नहीं कर रहे होते कंपैरिजन के लिए और आप सेंटेंस में ऑफ यूज कर रहे होते हैं कंपैरिजन के लिए, तो आप डेफिनेट आर्टिकल के साथ क्या लिखते हैं, द लिखते हैं। उसके बाद है आपके पास यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री विद डेफिनेट आर्टिकल द। आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। यहां पे पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जैसे इनको हमने क्या बोला था, इनको हमने बोला था आइडेंटिकल क्लॉजेस, ये आपने कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा है ऑलरेडी, और यही वो दो जगह थी जहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गॉट, द अर्लियर वी लीव द बेटर इट इज, द लेस यू स्पीक द मोर यू ऑब्जर्व। जब आप दो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं एक सेंटेंस में आइडेंटिकल सूरत में, तो आप दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। उसके बाद है आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो आप यूज करते हैं वो मैंने आपको काफी सारे रूल्स बताए हैं। उसमें पहला रूल क्या है कि आपने जहां कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है, आपने सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। और लेकिन अगर आप पोजेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव लिखने का मतलब माई लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, योर लिख रहे हैं, हिज लिख रहे हैं, हर लिख रहे हैं, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एंड के साथ दो सुपरलेटिव डिग्रीज को कंबाइन कर रहे हैं तो आपने याद रखना है, आपने सिर्फ पहली वाली सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है, सेकंड वन के साथ आपने नहीं लिखना। फिर आपको एक और बात बताई थी कि सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास दो तरह की होती है, एक वो होती है जो ईएसटी से बनती है और एक वो होती है जो मोस्ट से बनती है। अगर सेंटेंस में एक सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी वाली है और एक मोस्ट वाली है तो आपने क्या करना है, आपने सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है पहले कौन सी वाली लिखनी है, ईएसटी वाली, और बाद में बेटे एंड के बाद में कौन सी लिखनी है, द वाली। ठीक है, आपने सुपरलेटिव डिग्री बाद में कौन सी लिखनी है, द वाली, और आपने डेफिनेट आर्टिकल मोस्ट वाली, और आपने डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ किसके साथ यूज करना है, फर्स्ट वन के साथ यूज करना है। फिर अब भी आपको एक और रूल बताया कि आप सुपरलेटिव डिग्री को जब सेंटेंस में यूज करते हैं और आप सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते तो ऐसी सूरत में आप बेटे क्या करते हैं, ऐसी सूरत में आप डेफिनेट आर्टिकल की बजाय सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं ये 5 रूल्स हैं आपके पास सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल के, और ये 5 के 5 पॉइंट्स आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपने अच्छे तरीके से इनको क्या करना है, पल्ले बांध लेना। ये पहले भी हम सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ कर आए हैं जब हमने एडजेक्टिव में कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री के रूल्स को पढ़ा है। तो बेटे ये सारे रूल्स हमारे पास क्या है सॉरी ये सारे रूल्स हमारे पास क्या है, ये आर्टिकल के रूल्स है, और डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स हमारे पास कितने हिस्सों में डिवाइड किया हमने, 5 हिस्सों में। नंबर 1 नाउन से रिलेटेड है, नंबर 2 जनरल रूल्स हैं, नंबर 3 हमारे पास जहां पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं आना चाहिए, नंबर 3 जहां पर आएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा और एक जगह पर हम नहीं यूज करते, और नंबर 5 हमारे पास आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स किससे रिलेटेड है, हमारे पास एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो ये था बेटे हमारे पास आर्टिकल, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास बेटे एडवर्ब। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी मेहनत करते रहिएगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।